Okay. Yeah. So, hi Udit. Thanks a lot for doing this. Thank you for taking out the time. आपने पूरा जो है ना time निकाला and doing this. So, you are the founder and CEO of pitchground.io आप हैं और अभी आपने एक न्यू कंपनी स्टार्ट करी है firstsales.io, राइट? सो वहां पे जाने से पहले ना हम आपकी जर्नी को एक बार जो है ना वी वांट टू कैप्चर कि आपने कहाँ से खुद शुरुआत करी, बिकॉज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं और राइट नाउ फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर आप उसके साथ अब आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी जानते हैं, मतलब जैसे वो नवल विकांत कहते हैं ना कि लर्न टू बिल्ड एंड लर्न टू सेल। आपने वो दोनों चीजें मास्टर कर ली है। सो वहां वो कहाँ पे आपने करा एंड उसकी शुरुआत कैसे हुई मोस्ट लाइकली? सो वहां से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच भुवन मेरे को इनवाइट करने के लिए। एंड एक छोटा सा वेलकम। करेक्शन है, pitchground.com एंड नॉट pitchground.io ओह, एंड इट्स हाँ जी। एक या छोटा सा करेक्शन, ठीक है। श्योर श्योर। तो आई स्टार्टेड वेरी वेरी यंग, मैंने बहुत जल्द स्टार्ट किया था। आई थिंक मैं जब 16 साल का था तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड ऐसा नहीं था कि मेरे को मतलब इमीडिएटली ऐसे पैसे कमाने या कुछ करने, ऐसा कुछ करके मैंने इंटेंशन से स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं तभी ना बहुत एग्रेसिव गेमिंग में था, मतलब मैं बहुत ज्यादा गेमिंग करता था। एंड वो टाइम पे ना एक बहुत बड़ा पॉपुलर आरपीजी प्लेटफॉर्म हुआ करता था विच वाज नोन एज रैग्नारॉक। बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था क्योंकि आई थिंक वो शायद पहला रियल प्लेयर गेम था जहाँ पे ओके लोग लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे। एंड वो कैसे होता था ना कि इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक गेम। तो ओके वहां पे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। एंड वहां पे ना मेरा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डिजाइन के तरफ इंक्लाइन हुआ कि ये लोग कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग है ना हर हर हफ्ते नई नई चीजें उसमें ऐड करते रहते सर्वर पे। ओके एंड रैग्नारॉक एक ओपन सोर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म था कि आप ओके कोई भी अपना सर्वर ले लिया, आपने किसी ने भी वहां पे जाके अपने एक अपना गेमिंग वहां पे सेटअप कर लिया और वो आप चला रहे हो। तो वो डिजाइन्स मेरे को बहुत इंट्रीग करते थे। और वो टाइम पे है ना फेसबुक ग्रुप्स और ये सब कुछ नहीं होते थे, फोरम्स हुआ करते थे। हाँ और हर जितने भी ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते थे ना, सब अपना फोरम्स रन करते थे फॉर कम्युनिटी डिस्कशन। तो कम्युनिटीज तो हमेशा हुआ ही करता था। तो हाँ वो टाइम पे ना वो लोग कॉन्टेस्ट रन किया करते थे कि अगर आपका डिजाइन अप्रूव हो गया तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ये कैरेक्टर्स मिलेंगे, राइट, पूरा का पूरा। तो तभी मैंने मतलब ये सर्च करना स्टार्ट किया कि ये सब कैसे होता है। ओके एंड दैट्स मुझे ना ये पता चला कि ये सब तभी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बनते हैं ये सब सारी की सारी डिजाइन ये सब। तो उसके बाद मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की ये सीखने में। तो मैं जब ये सीखते गया ना तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ते गई टू अ पॉइंट। मैं ना ये मेरे सारे डिजाइन धीरे धीरे करके, वो टाइम पे orkut.com हुआ करता था, बहुत सोशल पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मैं सोशल मीडिया पर डालता रहता था हर जगह। तो मेरे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया कि उदी तू फ्रीलांसिंग क्यों नहीं स्टार्ट करता है। ओके अब मैं बोला कि भाई ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो वर्ड सुना था मैंने, फ्रीलांसिंग। तो उसने मेरे को बताया कि देखो आप किसी का कॉन्ट्रैक्चुअल काम नहीं करते हो, एक आपका टेम्पररी प्रोजेक्ट रहता है, वो खत्म करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। तो मैंने बोला भाई ऐसा भी होता है, तो नई चीज है, क्योंकि अभी तक हम खाली एक ही चीज सुनते सुनते आ रहे हैं। या तो आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हो जो मेरे डैड का है, या तो आप जॉब कर रहे हो, बस। राइट। इसके अलावा मैंने इसके अलावा कभी कुछ सुना नहीं था तभी। हाँ जी। इंटरनेट भी इतना पॉपुलर नहीं था। इंटरनेट मेरे को अभी भी याद है कि ये सब मैं सारी की सारी चीजें 256 kbps बीएसएनएल के इंटरनेट कनेक्शन पे किया करता था। तो तभी इतना इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं हुआ करता था वो टाइम पे, वीडियोस भी बहुत लिमिटेड हुआ करते थे यूट्यूब पे। बट जैसे ही मेरे डिजाइन से सब लोगों को अच्छे लगने लग गए, तब मैंने देखा कि ये सब वेबसाइट्स बन रहे हैं, ये कैसे बन रहा है, इसको मैं क्लिकेबल कैसे, मैंने डिजाइन तो बना दिया फोटोशॉप में, बट अब ठीक मेरे है। को इसको फंक्शनल करना है। तो ओके तभी मैंने क्यूरियोसिटी फिर बढ़ी और मैंने फिर उसके बाद कोडिंग स्टार्ट की। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट एंड कोडिंग सीखा खुद, अगेन मैं यूट्यूब पे बैठ के मैंने वीडियोस देखे, सारी की सारी चीजें, और मैंने खुद से सीखा। उसके बाद जब ये बना तो मैंने देखा कि भाई इसको मैं डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करूँ, इसको मैं ओके डेटा सेव कैसे करूँ, राइट, मेरे को इसको और फंक्शनल बनाना है, मेरे को एप्लीकेशन बनाने। तब जाके मैंने खुद से ही फिर उसके बाद तभी पीएचपी इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, जैसे भी हम्म, नोड जे बहुत पॉपुलर है, तो मैंने फिर पीएचपी सीखा, डेटाबेस पूरा सीखा पूरा का पूरा। एंड उसी से मेरी पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं जब 18-19 साल का था तभी मैंने एक वर्डप्रेस प्लगइन की सिक्योरिटी प्लगइन बनाई थी जो काफी पॉपुलर हो गया था। एंड हम्म, मैंने वो टाइम पे कुछ 13-14 साल पहले 3.5 लाख US डॉलर्स किए
वो प्रोडक्ट सेल में। तो वाओ। एज अ टीनेजर राइट, दैट वाज लाइक माय ब्रेक थ्रू मोमेंट, क्योंकि मेरे को ब्रेक थ्रू मोमेंट बहुत जल्दी मिल गया और मुझे चीजें समझ में आने लग गई कि इंटरनेट पे एक्चुअली काम कैसे होता है, पैसे कैसे कमाते ओके। हैं। मेरे को अभी भी ठीक याद है है। जब मुझे लोगो डिजाइनिंग का पहला पहला चेक मिला था ऑनलाइन। मेरे पास तभी कोई साधन भी नहीं था कि मैं वो इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्ट भी कर पाऊँ। तो तब मेरे को पता चला कि पेपैल नाम की कोई चीज होती है। तो मैंने हम्म। बैंक में जाके पूछा कि भाई आप पेपैल से पैसा लेते हो, तभी मैंने आईसीआईसी में बैंक खुलवाया था वो टाइम पे, मुझे याद है। तो मैनेजर पूछता है कि भाई ये पेपैल क्या है। तो वो सिचुएशन हुआ करती थी वो टाइम पे। तो तब उस तरीके से मैंने पूरा का पूरा स्टार्ट किया। एंड उसके बाद तो फिर मैंने मेरी जर्नी कंटिन्यू करता गया मैं फिर। एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप एक बार बताना ये कौन से साल की बात है जब आपने डिजाइन बनाना सीखा मेनली? ये मैंने स्टार्ट किया था शायद 2005 या 6 की बात, तो 2006 की बात। जस्ट जब बिल्कुल YouTube बिल्कुल नया नया था, तो आपने ये एकदम सब। नया नया था, एकदम नया नया था। वहां पे कंटेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आज जितने कंटेंट्स अवेलेबल है एजुकेशन के हम्म। अराउंड, उतने कंटेंट्स नहीं थे, बट कंटेंट्स स्टिल अवेलेबल हुआ करते थे। इट वाज जस्ट वेरी लिमिटेड। तो शायद आपको अब जैसे हजारों लाखों क्रिएटर्स है, वो टाइम पे शायद गिन चुन के 10-15 क्रिएटर्स हुआ करते थे, 20 क्रिएटर्स हुआ करते थे। मतलब 100 भी नहीं। ओ, बहुत बहुत रेयरली, क्योंकि कोडिंग के टाइम पे वो टाइम पे कोई ज्यादा किया नहीं करता था ना। मोस्टली हम्म। कैसा होता था, वीडियोस हमेशा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना था राइट। तो राइट। वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वो टाइम पे भी यूट्यूब में भी जो वीडियोस हुआ करते थे वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थे। कैट्स एंड डॉग्स वाले वीडियोस हमेशा पॉपुलर होते हैं राइट, हर हाँ जगह। बिल्कुल, हाँ। तो मोस्टली वही वीडियोस वो टाइम पे हुआ करते थे। ओके। वाओ। और आपने मेंशन करा कि 256 kbps के इंटरनेट पे आप काम करते थे, तो उस टाइम पे तो लाइक अगर आपने 60 मिनट की वीडियो भी आपने देखनी है तो उसको बफर करने में लाइक 30 to 40 मिनट्स लग जाते होंगे, राइट? तो यही मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं जब कॉलेज जाता था तो वो टाइम पे मैं 4-5 वीडियोस बफर के लिए छोड़ देता था तभी। क्योंकि वो टाइम पे कैसा होता था, यूट्यूब है ना 100% बफर कर देता था। वो हाँ। अब कैसे रहता है, अगर आप छोड़ दोगे और टैब अगर निकल जाओगे ना तो वो बफरिंग छोड़ देता है यूट्यूब हाँ। अभी राइट। हाँ। राइट, बट वो टाइम पे वो सब टेक्नोलॉजी यूट्यूब में नहीं थी। तो हाँ, आई आप रिमेम्बर दिस, आई रिमेम्बर हाँ दिस। बैकग्राउंड में चला दो, और आप लैपटॉप या आपका, तभी मेरे पास पीसी हुआ करता था, तो हम्म। विंडोज की पीसी थी, तो विंडोज की पीसी पे मैं उसको बफर करके छोड़ देता था मैं। तो जब ओके। तक मैं मेरे कॉलेज से वापस आता था ना, तो 4-5 वीडियोस बफर हो जाते थे। एंड वो सारा का सारा वीडियोस है ना आपके विंडोज के कैश फोल्डर में सेव हुआ करता था वो टाइम पे। तो ओके। आप वो वीडियोस को ना डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। तो तभी मैंने फिर सर्च किया कि भाई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्या जो ये कैश से मेरे को मेरे हार्ड ड्राइव में परमानेंटली मैं सेव कर सकूं। क्योंकि आप जैसे ही आप आपका ब्राउजर बंद करोगे या कैश क्लियर करोगे, तो वीडियोस डिलीट हो रिमूव जाते हो थे वो जाएंगे। टाइम। हाँ। हाँ, तो तभी एक वीडियो कैश करके कोई तो एक सॉफ्टवेयर था जो मैं यूज करता था। एक विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर था, तो उस तरीके से मैंने मेरी कलेक्शन बनाई, ताकि अगर मेरे को बाद में कभी भी वीडियोस वॉच करना पड़े, भाई वापस से वो 256 kbps में सेम वीडियो बफर करना इज वाज अ नाइटमेयर राइट। हाँ तो बिल्कुल। अलग अलग चैलेंज हुआ करता था वो टाइम पे। बट उस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जर्नी स्टार्ट किया। तो मैं यूजुअली है ना वो बफर के लिए छोड़ देता था मैं। ओके। तो आपने कहा कि आपने डिजाइन फोटोशॉप के थ्रू आपने स्टार्ट किया, तो आपको जो सबसे पहला क्लाइंट मिला जिसके थ्रू आपने मेंशन किया कि पेपाल पे आप लाते थे, तो वो क्लाइंट आपको कहाँ से मिला था? लाइक वो आपने कहाँ पे सर्च करा, वो उनसे आपकी इंटरेक्शन कैसे हुई? और वो तो मैं जब इसमें क्या बोलते ऑर्कुट पे पोस्ट करता रहा ना, तो हम्म। उसके बाद मेरे को एक और फ्रेंड ने बोला कि आप जाके freelancer.com पे रजिस्टर कर लो। ठीक ओके। है, तो मैंने फ्रीलांसर पे भी मेरा अकाउंट रजिस्टर किया था। एंड मेरे को मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट वहां से मिला। उसके बाद ओके। मेरे को काफी सारे लोकल क्लाइंट्स इंडिया में ऑर्कुट के थ्रू मिले थे। लेकिन मेरा जो हम्म। पहला इंटरनेशनल क्लाइंट था, वो हम्म। इंटरनेशनल क्लाइंट मेरे को अभी भी याद है, वो इसराइल से था। सो ही वॉज द वन हु रीच्ड आउट, एंड उसने बोला कि भाई आप 30, मैंने $30 चार्ज किया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक इंटरनेशनल चेक। नहीं तो मुझे लोकल तो काम काफी सारे ऑर्कुट के थ्रू मिल रहे थे तभी वो टाइम पे। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मतलब फ्रीलांसिंग एट द एज ऑफ 16, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और फिर आपने जब आपने कहा कि आपने 3.5 लाख का आपने जब जो है आपने वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया, राइट? थ्री तो पॉइंट फाइव US डॉलर्स, हाँ, इंडियन थ्री रुपीज। पॉइंट फाइव लाख यूएस डॉलर्स का आपने बनाया, लाइक
लाइक इट वाज एट द एज ऑफ 18 आपने ऑलमोस्ट करोड़ रुपए, आप बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए एक तरह से करेक्ट। देखा जाए तो उसके बाद आपका फिर मोटिवेशन क्या थी, लाइक उस अमाउंट का आपने क्या किया, एंड वो आपने लाइक उसके बाद आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करा कि अब नेक्स्ट क्या करना किया जाए, आपने वो कैसे डिसाइड किया? तो आई थिंक आफ्टर 3 या 4 महीने के बाद ना मेरे को उसमें कंटिन्यू नहीं करना था, तो आई फाउंड समवन। मैंने उसको बोला कि भाई यू टेक ओवर द एंटायर प्रोजेक्ट, राइट? सो आई काइंड ऑफ लाइक मेड एन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओके। कंप्लीटली। क्योंकि मेरे को उसमें और कंटिन्यू नहीं करना था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा क्रेजी पैशन नहीं था एक सिक्योरिटी की तरफ। एंड प्लस आई वाज ओनली 18 यार, मतलब एट द एज ऑफ 18 you want to become a scientist, you want to become a doctor, you want to become a lawyer, you want to बिल्कुल। become astronaut, you want to become a pilot, you want to become everything, क्योंकि आप कभी और ऑन टॉप ऑफ दैट आप इंटरनेट इतना रैपिडली एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको इतनी नई नई चीजें आपको पता चल रही है कि एग्जिस्ट भी करती है। तो हाँ। आपको अपॉर्चुनिटीज और दिखते हैं बड़े बड़े। तो उसके बिल्कुल। बाद मुझे वो पैसे मिले थे, तो तभी मैंने डैड से पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अगेन इंटरनेट तभी इतना अवेयर नहीं था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आज के टाइम पे अवेलेबल है वो टाइम पे नहीं अवेलेबल हुआ करती थी, राइट? बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैंने मेरे डैड से पूछा एंड आई एंडेड अप गेटिंग एन अपार्टमेंट ऑन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो मैंने ओके। वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक अपार्टमेंट लेके मुंबई में छोड़ दिया, ठीक है? ठीक है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद मेरे जो बाकी के जो पैसे थे उसके मैंने तभी एफडी कर दी, क्योंकि वो टाइम पे शायद कुछ 12.5% की इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी वो टाइम पे। या सो इफ यू वाह। लुक बैक, राइट, लाइक 13-14 years ago, इफ यू लुक बैक, तभी इंटरेस्ट रेट आपका होम लोन का भी ज्यादा था, लेकिन हम्म। आपको एफडी पे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता था। ये चेंज ओके। हुआ जब रघुराजन जब रघुराम राजन। या जब वो हम्म। बने थे ना इसके आरबीआई के चेयरमैन, तब उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके से ग्रोथ नहीं आएगी। आपका ओके। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो हम्म। आपकी एक कंट्री की तरक्की होती है। अगर आप बाकी की कोई भी डेवलप्ड कंट्री में देखोगे तो इंटरेस्ट रेट वहां पे बहुत कम है, कि लोग तभी वो पैसे लेते हैं और पैसे से पैसा बनता है। तो राइट। मैंने वही किया था कि तभी वो टाइम पे एफडी के रेट्स बहुत अच्छा हुआ करते थे, तो मैंने छोड़ दिया। एंड अगेन कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट यूनिट का सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ करता था वो टाइम पे कि आप हम्म। इजीली ऐसे इन्वेस्ट कर पाओ, राइट? आज के राइट। टाइम पर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर मोबाइल पे ऐसे क्लिक ऑफ अ बटन एक्सेसिबल है, बिल्कुल। बट इंडिया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी वो टाइम पे। तो मैंने वही बाकी का मैंने एफडी कर दिया, और मैं फिर वापस से आई वेंट बैक टू फ्रीलांसिंग। मैं वही एक्सप्लोर करता रहा क्या है क्या नहीं है। मैंने काफी सारी कंपनियों के लिए उसके बाद एप्लीकेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं वही काफी सारे मेरे को रेफरल प्रोजेक्ट्स बहुत मिलने लग गए उसके बाद। तो मैंने मतलब मैं जितने वेबसाइट से सब पे जो था, मैंने एक्टिविटी मेरी छूट गई, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स आने लग गए, लोग मेरे को जाने लग गए थे, इतने प्रोजेक्ट्स रेफरल के थ्रू ही आने लग गए थे कि मेरे को कहीं जाके काम ढूंढने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी वो ओके। मामले में। तो ओके। उस तरीके से मैंने फिर 1-2 साल, एक 1.5 साल और फ्रीलांसिंग कंटिन्यू की। एंड इसी के दौरान मेरे को मेरा पहला को फाउंडर मिला, हु वाज माय क्लाइंट। तो मैं उसके लिए काफी सारा काम कर रहा था। ही वाज बेस्ड आउट ऑफ यूएस। हमने ओके। 1 साल बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। हिज नेम इज ऑस्कर हर्नांडिस। He's still my co-founder in the current company as well. So हम ओके। 12 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, राइट? हमने सारा दुख दर्द पीड़ा ग्रोथ सब हमने एक साथ एंजॉय किया है, सक्सेस फेलियर सब एक साथ एंजॉय किया हमने। ओके। तो हमने 1 साल का ऑलमोस्ट इंटरेक्शन किया एक दूसरे के साथ। एक उससे ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि एक दूसरे पे एक ट्रस्ट फैक्टर आने लग गया। इतना बात करने के बाद ना आप एक लोगों को जानने लग जाते हो, एंड दैट बिल्कुल। इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जब आप एक को फाउंडर ढूंढते हो। तब हाँ। हमने बोला कि काम करते हैं यार, हम हमारी कंपनी सेटअप करते हैं। तो दैट इज व्हेन मैंने मेरी सबसे पहली कंपनी जो थी पावर अप होस्टिंग हम्म। वो स्टार्ट की। एंड हमने क्या किया ना, हम सास और वीपीएन कंपनीज के लिए क्लस्टर बना देते हैं। एंड दिस इज वेयर आई वेंट टू यूएस। तो वहां पे मैं ओके। डेटा सेंटर में, वहां पे हम एक्चुअल में फिजिकल सर्वर्स खरीद के हम पूरा का पूरा क्लस्टर्स बनाते थे, पूरा का पूरा अच्छा। ओके। सास एंड वीपीएन कंपनीज। तो उसको हमने बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया। वो वेंचर मैंने कुछ 7 साल रन किया बिफोर मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम इट। तो वहां पे मुझे पहला एग्जिट मिला था मेरा। तो इस तरीके से मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया। एंड जब मैंने पावर अप होस्टिंग स्टार्ट किया तब हमने वो काफी सारा कैपिटल जो था वो यूज किया टू बाय मोर एंड मोर सर्वर्स, क्योंकि वो टाइम पे आरओआई बहुत अच्छा मिलता था।
ओके, इंटरेस्टिंग। तो और इसमें मैंने सुना था कि जो है ना AWS भी उसी टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, तो आपने, राइट? राइट, तो AWS एकदम तभी एकदम एकदम स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी वर एबल टू ग्रो वेरी क्विकली, बिकॉज लोग अभी भी है ना, दे वर रीचिंग आउट टू कंपनीज, क्योंकि AWS इतना मैच्योर नहीं था। ओके। AWS के पास जो अभी 250 के ऊपर माइक्रो सर्विसेज है, तभी माइक्रो सर्विसेज थे ही नहीं AWS के पास। उनके पास खाली एक बस बेयर इंफ्रास्ट्रक्चर था कि आप आओ और होस्टिंग सेटअप कर लो, विच अच्छा। वॉज नो डिफरेंट देन एनी अदर कंपनीज आउट देयर। हाँ। तो दैट वाज द रीजन व्हाई, बट आफ्टर 5 years जब AWS ने देखा कि इनकी ग्रोथ आ रही है, तो दे आफ्टर 6 years एक्चुअली दे स्टार्टेड अच्छा। ऑफरिंग $100,000 एज फ्री क्रेडिट टू स्टार्टअप कंपनीज फॉर 1 साल के लिए। हम्म। तब हमने डिसाइड किया कि भाई अब निकल लो। मैंने मेरे कोफाउंडर से बात किया, मैंने बोला कि भाई AWS खा जाएगा सबको, ठीक है। इट इज हाँ। बेटर टू मेक एन एग्जिट राइट नाउ, बिकॉज there are times where you have to be smart, right? You have to हम्म। understand when you can really compete, with whom you can really compete, and when you cannot compete, right? So हाँ। instead of going to zero, it was better a good idea that हमने ना बहुत हमने स्टार्टिंग से ही ना, I've always been a big believer कि आप रिलेशनशिप अच्छा रखो। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी हम रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रखते थे। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमने रीच आउट किया, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे नेबर थे, मतलब वही सेम बिल्डिंग में दूसरे कंपनी भी आके अपना सर्वर सेटअप करते थे, राइट। तो हम एक दूसरे के साथ भले कंपटीशन करते थे, लेकिन लंच के लिए ना हम वही चिपोटले नीचे जाते थे, बिल्डिंग के नीचे साथ में, राइट। इंटरेस्टिंग। तो लोगों को दिखाने के लिए भी और कॉम्पिटिटर्स, बट बैक इन द बैक एवरीवन वाज वर्किंग टुगेदर। ये इंडस्ट्री इतनी छोटी थी ना तभी कि सब एक दूसरे को जानने लग जाते थे, एंड LA जैसे सिटी में है ना, द प्लेयर्स वर वेरी लिमिटेड। तो वो ओके। टाइम पे ना एक दूसरे को काफी जानने लग जाते थे, क्योंकि ये स्पेस जैसे थोड़ा सा टेक्निकल स्पेस है, बहुत बोरिंग स्पेस है, राइट। कि आप जाओ सर्वर खरीदो बनाओ उसको मैनेज करो, तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग इनोवेशन नहीं है उसमें ये। ओके। वो वो चीज था। तो वी रीच आउट टू देम, वी टोल्ड देम दैट वी आर लुकिंग टू मेक एन एग्जिट, क्योंकि हम तभी है ना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में घुसना चाहते थे। एंड आफ्टर वर्किंग विद SaaS कंपनीज, मुझे इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया था SaaS का कि आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं अपना अगला 20 25 30 साल SaaS में निकालूंगा। तो आई हैड दैट कन्विक्शन व्हेन आई लर्नड मोर अबाउट द इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉडल कि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना दो और उसको लाइसेंस करते रहो, और यहाँ पे आपकी पायरेसी की प्रॉब्लम ही नहीं है। जो एक हाँ। विंडोज और इसमें प्रॉब्लम होती थी कि लोग पायरेसी के चलते लाखों करोड़ों रुपए जो गवाते थे सॉफ्टवेयर कंपनियां, राइट। ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हो आपका डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वो मॉडल ना बहुत बढ़िया लगा था, कि तभी मैंने डिस्कवर किया था कि SaaS के बारे में ऐसे ऐसी ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से SaaS ऑपरेट करता है। एंड जब मैं वही बहुत क्लोजली काम कर रहा था इस सब SaaS कंपनी के साथ, जिनका क्लस्टर बना रहा था, मैं और मेरा कोफाउंडर ने बहुत सीखा, हमारे से बहुत ज्यादा सीखा ये मॉडल के बारे में। तो तभी हमारा इंटरेस्ट स्पाइक हुआ, और हमने बोला कि अगर कभी भी एग्जिट मारेंगे तो नेक्स्ट हमें पता था क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है। वो थॉट क्लैरिटी बहुत थी। और जब हमने हमारे कॉम्पिटिटर को बोला, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने तुरंत हमें एक्वायर कर लिया, कि हमारे कस्टमर बेस बहुत अच्छा क्वालिटी का था। तो उन्होंने ओके। तुरंत एक्वायर कर लिया, प्लस हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब था, एंड वो सेम डेटा सेंटर भी था। तो उनको मूव करने की भी कुछ जरूरत नहीं, उनको खाली बस पेपर साइन करना है और वो सर्वर को टेक ओवर करना है, राइट। तो ओके। ऐसा कुछ चैलेंज भी नहीं था उनका, कुछ ना कुछ। तो दैट इज हाउ वी मेड आवर वेरी फर्स्ट एग्जिट, एंड इस तरीके से हमारी हमने पूरी जर्नी स्टार्ट की। और एसेंशियली अगर मैं ये बोलूं कि आपका जो एग्जिट था वो एसेंशियली वो उनके कस्टमर्स ही आपने अपने एक्वायर जो आपने किए थे वो आपने अपने कंपेटिटर्स को दिए, सो इट वाज एन एग्जिट लाइक दैट कि आपने अपने नहीं 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 कस्टमर। नहीं, हमने पूरी कंपनी एग्जिट कर ली। इट वाज नॉट जस्ट कस्टमर एग्जिट, राइट। सो इट वाज कस्टमर प्लस हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि हमारे पास ओके। बहुत बड़ा एसेट भी था ना। तो आपका जो सर्वर्स होता है ना, वो राइट। आपके बुक अकाउंट्स में एसेट होता है। तो ओके। बिकॉज इट्स फिजिकल यूनिट, इट्स अ कंप्यूटर बेसिकली, राइट। हाँ। हाँ। कंप्यूटर इज एन एसेट फॉर यू। तो वो बिल्कुल। हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पूरा नेटवर्किंग इक्विपमेंट के साथ हमने पूरा कंपनी सेल ऑफ कर दिया। So it was a company that got sold off. It was not just a customer acquisition. ओके। ओके, मैं समझ गया, समझ गया। सो एंड लाइक, और ये कौन से साल की बात है, इफ इफ यू कैन गिव मी सम? I think this was 6 years ago. I think 5, 6 years ago, probably 6.5 years ago. मैंने exit किया था power posting में,
रफली। अच्छा, तो लाइक उस टाइम पे लाइक क्योंकि इतना एग्जिट के बारे में पता नहीं था, तो मतलब रेवेन्यू एंड कुछ अगर आप कुछ मेट्रिक्स बता सको उस टाइम के हिसाब से एग्जिट में आपने मतलब कितना रेवेन्यू किया एंड मतलब तो किस पे। वी वर डूइंग जस्ट ओवर $1.8 million वो टाइम पे, 1.8 to 2 मिलियन के आसपास वी वर कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट। तो हमें हम्म। अच्छा खासा 1x का एग्जिट मिल गया। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके, तो उसके बाद आपने आपने डिसाइड किया कि आपको सैस इंडस्ट्री में घुसना है, और आपने क्योंकि जहां तक मुझे पता है इंडिया में अगर सैस की हम बात करें तो वो इंडस्ट्री ही 2008 के बाद शुरू हुई थी, राइट? तो आपने क्या वो सोचा कि आप वो यूएस कस्टम लाइक यूएस की इंडस्ट्री में आपको सास की कंपनी बिल्ड करनी है, या आपको इंडिया के कस्टमर्स के लिए सास कंपनी बिल्ड करनी है, वो आपने कैसे डिसाइड करा? क्योंकि आपने बताया कि अब आपको तो सास इंडस्ट्री में कुछ करना था स्टार्ट। तो मैंने जब मेरा सेकेंड वेंचर स्टार्ट किया था, तभी अगेन मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि मैं कभी भी रीजन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करूंगा। मैं ओके। एक नीश और कैटेगरी बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम करूंगा, और वो ओके। इंटरनेशनली सारे कंट्रीज में सारे कस्टमर्स को केटर करूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, क्योंकि मैं ये सब सैस कंपनियों, हमारी जो कस्टमर्स है ना, उनसे मैं बहुत इंटरेक्ट करता था खाली सीखने के लिए। तो ओके। मैंने तभी वही एक चीज सीखी थी कि आप एक कंट्री के लिए कभी सॉफ्टवेयर मत बनाओ। आपको राइट। सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो एक कैटेगरी के लिए बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ई कॉमर्स का एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर मैं जितने भी D2C प्लेयर्स है मैंने सबके लिए बनाया, मैंने कंट्री स्पेसिफिक नहीं बनाया ना। इमेजिन अगर मैं एक D2C सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ खाली इंडिया के लिए, राइट। आप बहुत स्ट्रिक्ट कर लेते हो अपने आप को। आपका टाइम जो होता है ना, विच इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, राइट। वो 1/10 हो जाता है इमीडिएटली। 1/10 भी नहीं, 150th हो जाता है। तो यू ओके। रिड्यूस योर टाइम सो मैसिवली कि आप है ना यहाँ पे कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो। आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो 7 से 8 गुना बढ़ जाती है यहाँ पे। तो अगर वो आप टाइम अपने पे आप को आपको जो, रिस्ट्रिक्ट कर लो। हाँ, तो ओके। वहां पे ना सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक काफी सारी कंपनी, सर्विस कंपनी या प्रोडक्ट कंपनी, दोनों बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। तो आप ओके। कभी भी कुछ भी बनाओगे, या तो सर्विस या तो प्रोडक्ट, बिल्ड इट फॉर ग्लोबल, नॉट ओके। जस्ट फॉर यूएस, नॉट जस्ट फॉर यूरोप, नॉट जस्ट फॉर एशिया। बिल्ड इट फॉर ग्लोबल यूजर्स, बट आप रिस्ट्रिक्ट करो फॉर अ सर्टन कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीआरएम बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो सीआरएम मैं सारे सास कंपनियों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। ओके। मैं यहाँ पे एक कंट्री वाइज नहीं बनाया, क्योंकि अगर इंडिया में अगर आप देखोगे तो कम से कम भी 200 टाइप के तो अलग बिजनेस है। तो हाँ। आप वो 200 टाइप के अलग अलग सीआरएम कस्टमाइजेशन करते जाओगे ना, हम्म। आप कुछ भी ढंग से नहीं बना पाओगे, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। बिल्कुल। अब मेरे को पता है कि दुनिया में करीबन करीबन 3 लाख SaaS कंपनी है फॉर एन एग्जाम्पल। ओके। बस अब वो 30 लाख SaaS कंपनियों में से अगर मैंने 5% भी कन्वर्ट कर लिया ना, हम्म। तो मेरा 15,000 रेकरिंग कस्टमर्स हो गए इंटरनेशनल। बिल्कुल। अब अब मैंने जब वो कर लिया ना, तो अब मैं अगला आईसीपी ओपन कर सकता हूँ एक। हम्म। अब इससे क्या होता है ना कि आप जब आईसीपी बेस्ड, तो आईसीपी स्टैंड फॉर आपका आइडियल कस्टमर। आपका एक आइडियल कस्टमर कैसा कैसा होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। उसी कंपनी की साइज क्या होती है, आ, वो कौन से पोजीशन पे है जो डिसीजन मेकर है, उनकी ऑपरेशंस क्या होती है। अगर ये सब बेस पे आप एक अगर प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ओके। हमने वही सीखा, दूसरे हमारे कस्टमर से भी यही सीखा कि आप इस तरीके से जब बिल्ड करोगे ना, आप ग्लोबल बिल्ड करोगे लेकिन एक कैटेगरी में रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, एक आईसीपी पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे ना, कल आप दूसरा आईसीपी इजीली ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंट्री पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे ना, तो आपका अगर कोई यूएस वाला भी आके खरीदना चाहेगा ना, वो बोलेगा ये तो इंडिया के लिए है, नहीं खरीदना है मुझे, मेरे लिए बनाया ही नहीं है, मैं क्यों खरीदूं। ओके। ये लॉस्ट द प्रोस्पेक्ट। क्योंकि हाँ, आप जब बिल्कुल। इतनी मार्केटिंग और पीआर करते हो ना, तो लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, और जब हाँ। देखते हैं कि उनके लिए नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। तो दैट्स अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो नेवर हम्म। मेक दैट मिस्टेक ऑफ बिल्डिंग फॉर कंट्री, बिल्ड फॉर ग्लोबल। एंड देन वहां पे कैटेगरी आप आईसीपी एक पिक करो, एंड वो आईसीपी पे फोकस करो फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके। सो एक इसमें मैं आपने बात की थी नीश के बारे में, तो उसमें जो है ना अगर हम नीश में जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे सीआरएम की आपने बात की, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सीआरएम का प्लेयर है सेल्स फोर्स, जो ग्लोबली जो है सबको जो है डोमिनेट करता है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ना आप सीआरएम की इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, तो अगर
आपको सेल्स फोर्स के साथ मतलब कॉम्पीट करना है, तो आप उसमें अपना नीश कैसे पकड़ेंगे कि आप सेल्स फोर्स के साथ जा पाए, या आपके कस्टमर बोले कि नहीं, मेरे को सेल्स फोर्स नहीं, मुझे आपका प्रोडक्ट लेना है। इसमें इस केस सो में हम कैसे ढूंढेंगे? इसमें कैसा होता है ना कि हर प्राइस कैटेगरी के ना अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। आपको ओके। अंडरस्टैंड करना है कि आप किस तरीके की पोजीशनिंग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपका सेल्स फोर्स हो गया। अब सेल्स फोर्स का मिनिमम टिकट साइज है $10,000 पर मंथ। अगर आपका बजट $10,000 पर मंथ से कम है, जो कि $8 लाख, 8 लाख रुपया इंडियन बे, रुपीज के साथ होता है पर हाँ। मंथ, उससे अगर आपका बजट कम है ना, तो यू आर नॉट एन क्वालिफाइड लीड फॉर सेल्स फोर्स। वो आपको ड्रॉप कर देंगे। वो आपको हाँ। बेचेंगे, वो बोलेंगे कि भाई आप हमारे आइडियल कस्टमर नहीं हो। ओके। लेकिन सीआरएम तो भाई उनके नीचे वालों को भी चाहिए ना। तो बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ, हबस्पॉट जैसी कंपनी आई, जिन्होंने बोला कि अगर आपका बजट एनीवेयर फ्रॉम 80,000 टू 8 लाख के बीच में है, ओके। ठीक है, 80,000 पर, $1,000 से दस हजार हाँ, डॉलर अगर आपका बजट 80,000 पर मंथ से 8 लाख रुपया पर मंथ है ना, हम आपके लिए अवेलेबल है। हम आपको ओके। सेल्स पर जैसे ही सुविधा देंगे, फीचर्स देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। ठीक है। तो अब वहां पे हबस्पॉट ने अपनी पोजीशनिंग कर ली। ठीक है, प्राइस पोजीशनिंग पॉइंट पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हो। ठीक है। राइट, राइट। 80,000 के नीचे वाले जो थे, उन्होंने बोला कि भाई हम भी तो हैं, हमें भी तो यूज करना है, हम दिन भर एक्सेल थोड़ी ना यूज कर सकते हैं हर चीज के लिए। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटफॉर्म्स आ गई, जैसे पाइप ड्राइव हो गया, हम्म। जिसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है कुछ ₹2,500 पर यूजर से। हम्म। राइट। देन उसके बाद आपका जोहो हो गया। जोहो, हाँ। जोहो स्टार्ट हो जाता है कुछ 400 500 600 रुपए से पर यूजर। राइट। सो राइट। आपकी पोजीशनिंग डिपेंड करती है कि आपको कौन से कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को आपको सर्व करना है। क्योंकि अगर आप हर कोई भी कैटेगरी में जाओगे ना, तो आप एक हर कैटेगरी के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट, मैंने इसलिए बोला ना, आपको आपका आईसीपी क्लियर होना चाहिए। अगर राइट। आपका आईसीपी क्लियर है ना, तो आप इजीली एक्सपैंड कर पाओगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इसी काइंड ऑफ यूजर्स को केटर करें। कंपनियां गलती कहाँ करती है कि वो बोलती है सब सब हमारे कस्टमर्स है। जब हम्म। आप ये बोलते हो ना सभी हमारे कस्टमर्स है, तो कोई आपका कस्टमर नहीं बनता, क्योंकि कस्टमर को समझ ही नहीं आता है कि क्या ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो आपकी बिल्कुल। जो कॉपी होती है वेबसाइट पे, या आपकी जो पिच होती है, वो उनको तभी रेजोनेट करनी चाहिए। वो ये ने, उनके लिए ना ये मैटर नहीं करता है कि आप दूसरे कस्टमर्स को क्या सर्व कर रहे हो। उनके लिए ये ओके। मैटर करता है आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हमें कैसे ग्रो करोगे आप, हमें कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, हमारी टाइम कैसे बचाओगे, हमें कैसे हमारा बिजनेस ग्रो करवाओगे। हम उसके लिए पैसे देंगे आपको। आपने दूसरों ओके। कंपनी के लिए क्या किया है हमें नहीं जानना, आपने किया है बहुत बढ़िया, लेकिन आप हमारे लिए क्या करोगे आप बताओ। तो आप आपको, मुझे कैसे वैल्यू प्रोवाइड हाँ, करोगे? राइट। करेक्ट। तो ओके। आपको वो सारी की सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है बिफोर यू डाइव इनटू द ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ओके, समझ गया। अच्छा। सो थोड़ा सा एक बार हम पीछे जाते हैं। सो आपने फिर बोला कि आपको जाना है सैस सैस के अंदर आपने स्टार्ट किया। सो आपने क्या प्रोडक्ट चूज करा, किस मार्केट को देखा, और उसकी आपने फिर शुरुआत कहाँ से करी? जब आपने पावर अप होस्टिंग को जो है ना आपने एग्जिट कर दिया था, आपने कैसे प्रोडक्ट बिल्ड करा और कैसे मार्केट आइडेंटिफाई करी उस जगह की? थोड़ा सा उधर हम जाते हैं। तो वो टाइम पे ना मैं काफी सारे एसईओ लोगों के साथ बहुत हैंग आउट करता था यूएस में, जब, क्योंकि मैं एलए में तभी था। तो मैंने एसईओ इंडस्ट्री के बारे में भी काफी काफी कुछ सीखा था वो टाइम पे। हाँ जी। तो और मैं काफी सारे जब टैग कंपनी में काम कर रहा था, तो उनमें काफी सारे एसईओ मैनेजर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करता था मैं। तो मुझे क्या ना रिक्वायरमेंट्स तभी समझ में आई थी। तो हमने क्या किया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म सेटअप किया, जिसका नाम था GoPPN। जहाँ ओके। पे हमने ये किया कि आप इमीडिएटली आपके पीबीएन्स, जो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होते, जो एक तभी वो टाइम पे बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी हुआ करती थी टू लाइक स्पाइक अप योर रैंकिंग। तो ओके। हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म सेटअप किया वो टाइम पे, कि आपका एक क्लिक में आप, हमारे पास तभी 200 होस्टिंग प्रोवाइडर्स थे आप, और सब रैंडमाइज्ड आईपी थे। तो आपका जो जो फुटप्रिंट है, जो बोलते हैं हम, वो आपका हम जीरो फुटप्रिंट कर देंगे आपका। ठीक है। लेकिन तब वो टाइम पे ना मुझे मुझे टैम और ये सब के बारे में कुछ पता नहीं हुआ करता था। राइट। एक हम्म। आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है और हमने बना दिया।
लेकिन ओके बाद में हम कुछ ना 1 साल के अंदर ही है ना, हम $1 मिलियन ARR टच कर दिया था। लेकिन बाद में मैं पता चला कि जो टैम है इंडस्ट्री का, वो टैम खाली $10 मिलियन का है, और उसमें से ओके 10% मार्केट हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। हाँ तो ओके वहां से ग्रोथ करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। उसके बाद 8 महीने हमारी कोई ग्रोथ नहीं आई, हम एट खाली मंथ्स रिटेन तक करते हैं। हाँ, कोई नहीं आई। सो जब का टाइम छोटा होता है ना, आपका रिटेंशन लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन आपका ग्रोथ लेवल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स ही रिस्ट्रिक्टेड है, और कस्टमर के राइट पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उनके पास भी दो चार ऑप्शन नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ठीक है एक ये हो जाता है कि भाई हाँ, जो धंधा कर लिया कर लिया, अब इससे ज्यादा धंधा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे अगर पैसे आ रहे हैं, इसमें खुश है तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्रोथ तो नहीं आने वाली है। तो हमारे पास दो ऑप्शन था कि या तो हम सर्विस इंडस्ट्री में घुस जाएं और एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाए हमारे कस्टमर्स को ही और कस्टमर्स को, हम्म, और या तो फिर हम इसको एग्जिट ले लें। ठीक है। ठीक है ठीक है हमने मैंने मेरे कोफाउंडर अगेन ऑफकर से हमने बहुत डिस्कशन किया, हम शायद 6-8 महीने हमने और डिस्कशन की, ओके और हमने देखा कि कोई ग्रोथ नहीं। मैंने इतनी वर्कशॉप्स अक्रॉस इंडिया की, इतनी वर्कशॉप्स अवेयरनेस, मैं क्योंकि इंडिया में पहला था जो पीबीएन के बारे में ओपनली बोल रहा था, शेयर कर रहा था, तो मैंने इतने इवेंट्स होस्ट किए ब्रांड अवेयरनेस के लिए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लोगों को वो टाइम पे, क्योंकि इट वाज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है। एंड इट वाज ऑल्सो पैसे इन्वेस्टमेंट बहुत करने पड़ते थे, क्योंकि आपको 50, 100, 200, 400 ब्लॉग सेटअप करने पड़ते थे, राइट, टू मेक एन राइट इम्पैक्ट। तो एक्सपेंसिव सेटअप हुआ करता था। सो देन वी डिसाइडेड कि थिंक इट्स टाइम टू मेक एन एग्जिट। तो हमने बहुत स्मार्ट एग्जिट मारी, क्योंकि हम जब कस्टमर भी ढूंढ इसके लिए कोई एक्विजिशन के लिए ढूंढ रहे थे, हमें कोई मिला नहीं काफी महीनों के लिए। तो हमने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाया, जहाँ पे हमने हमारी टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी को बेच दी, हमारा कस्टमर बेस किसी और हमारे कॉम्पिटिटर को बेच दिया। तो दैट ओके हाउ वी मेड अ वेरी स्मार्ट एग्जिट यहाँ पे, वेर वी एग्जिटेड एंड स्प्लिट द एंटायर वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि जो जिन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी खरीदी, उनको हमारा कस्टमर बेस नहीं चाहिए था, ओके उनके लिए वो यूजलेस था, क्योंकि उनको वो राइट नॉर्मल होस्टिंग सेटअप करना था उस हाँ पे। और हाँ हमारा जो कॉम्पिटिटर था उसका खुद का सॉफ्टवेयर था, तो उनको हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए था। तो हमने हाँ बोला कि भाई इसी तरीके से एग्जिट मारते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कम मिलेगा, हमें वैल्यूएशन भी कम मिलेगा, लेकिन हमें ग्रोथ चाहिए। तो हम्म, हमने तभी वहां पे दूसरी एग्जिट मार दी, और बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पे हमने एग्जिट किया यहाँ पे। और ये एग्जिट होने के बाद फिर मैंने मेरा थर्ड स्टार्टअप सेटअप किया, जिसका नाम था फनल बेग। ओके फनल बेग वाज द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ माय लाइफ। जितने डिसीजंस लिए सब रॉन्ग, 50 लोगों की टीम बनाई, जो पैसे एग्जिट्स में कमाए थे टैक्स वैक्स सब भरने के बाद, सब कुछ के बाद, आधे से ज्यादा पैसे खत्म उसमें। आपने मेंशन किया था कि अराउंड $2 लाख यू लॉस्ट Yes, around $2 lakh I lost. That was my own money that I lost. तो ओके I went into a very heavy depression, क्योंकि आप जब आपके बॉटम से आप कॉन्स्टेंटली जब ऊपर जाते हो ना, तो आपको राइट ये लगता है कि आप भाई आप फेल नहीं हो गए, आप ठीक है, अब ये वाला भी चलेगा ही चलेगा। जब सारी चीजें चली हैं, फेल होना होता है तो या स्टार्टिंग में ना यार, बीच में कहाँ फेल होंगे कोई। ठीक है, जब बिल्कुल जब सक्सेस हो गया, एग्जिट हो गया, तो ये भी चलेगा। तो हाँ यहाँ पे इट वाज अ ब्लंडर, इतने मिस्टेक्स किए लाइफ में वहां पे, सारे डिसीजंस रॉन्ग, हायरिंग रॉन्ग, मेरे एक्स सीटीओ सॉर्ट ऑफ लाइक चीटेड ऑन मी, काफी इश्यूज हुए, जितने डिसीजंस मैंने लिए सब रॉन्ग। फ्रॉम बीइंग अ मार्केटिंग एंड सेल्स गाय, आई एंडेड अप बिकमिंग एन ऑपरेशनल गाय इन माय ओन कंपनी। ऑफिस में बैठ बैठ के टीम आके बोलती थी, सर बिस्किट खत्म हो गए, सर चाय खत्म हो गया, कॉफी खत्म हो गए, राइट। सो ओके एंड वो टाइम पे ना कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ओके आप ऑफिस लीज पे लेके आप खुद ऑफिस सेटअप करके रन करते थे। रिमोट कल्चर भी नहीं था वो टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट इतना एडवांस नहीं था। तो आप तभी जो अच्छी इंटरनेट आती थी वो खाली कॉर्पोरेट्स को मिलती थी, जो कॉर्पोरेट लीज लाइन होती थी ना, तो आप एक हाँ डेडिकेटेड लीज लाइन ले लेते थे 15-20 Mbps का, और वहां पे आपको अच्छी इंटरनेट मिलती थी। तो ऐसा भी नहीं कि लोग घर से काम करेंगे, वो कल्चर ही नहीं था, रिमोट कल्चर एग्जिस्ट नहीं वो करता था इंडिया में वो हाँ टाइम। एग्जैक्टली बिल्कुल तो 1 साल में मुझे लगा कि मुझे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैंने हाँ इसको जैसे तैसे बोला कि इसको 1 साल और देते हैं, देखते हैं। तो वो डिसीजन भी रॉन्ग था। तो आफ्टर 2 इयर्स आई फाइनली डिसाइडेड कि अब बंद करना है, क्योंकि मेरे रेंट के पैसे जा रहे थे हर महीने ऑफिस के,
बाकी एक्सपेंसेस जा रहे थे, सैलरीज जा रही थी, और प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहा था। बहुत चैलेंजेस थी, बहुत, मतलब मैं बोलूँ ना कि आप जो सोच सकते हो कि सही होगा वो भी गलत हुआ। ठीक है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो ये फनल बेक आपका, आप इंडिया में आपने सेटअप करा था एज अ कंपनी, और आप ये एज अ सास बिजनेस चला रहे थे आप। तो ये आपने कौन सी मार्केट आइडेंटिफाई करी थी? एंड आपने बताया कि आपके हायरिंग में मिस्टेक्स हुई थी। एनी पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो आप शेयर कर सकते हो? कैन यू डू दैट? तो एक बारी हम थोड़ा सा वापस जाते हैं, एक बारी डिसाइड करते हैं कि इंडिया में आपने मुंबई में ऑफिस सेटअप करा, आपने बोला कि हम सेल्स में SaaS एक प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट? ठीक है। तो उसके अंदर आपने मतलब शुरू कहाँ से करा, थोड़ा सा वहां जाते हैं। तो जब मैं पावर ऑफ पोस्टिंग बिल्ड कर रहा था ना, तो वो टाइम राइट। पे ना पीसी के कॉस्ट बहुत ज्यादा हुआ करते थे। GoDaddy यूज टू पे $31 फॉर अ सिंगल क्लिक फॉर द कीवर्ड वेब होस्टिंग। ओके। $31 आप कहाँ से compete कर पाओगे? तो हाँ। that's when I identified, I used to do a lot of email outreaching। मैं मैनुअली करता था। मैं हम्म। लोगों को प्रोस्पेक्ट ढूंढता था और उनको ईमेल करता था कि देखो ऐसे से हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, को ये सब सर्विसेज चाहिए तो वी आर अवेलेबल, वी कैन हेल्प यू। और तो वो टाइम पे ना हमारे हमने पूरा 95 to 97% हमारा जो ग्रोथ था, सेल्स था, वो खाली ईमेल्स के थ्रू आया है। खाली ओके। आउट, हमने और ओके। कुछ भी नहीं किया था। नो मार्केटिंग, नथिंग। अगर आप अभी भी कहीं जाके देखोगे ना, यू विल नॉट फाइंड एनी मार्केटिंग एक्टिविटी। हम खाली सेल्स पे फोकस करते थे, बस ओके। सेल्स। और तो ओके। इसलिए मेरा सेल्स, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है आज के टाइम पे, राइट? क्योंकि तभी बेचना सीखा हमने कि ओके। कस्टमर्स को बेचना है, राइट? तो राइट। खाली आउटरीचिंग किया, आउटरीचिंग किया। तो जब फनल बैग बनाया ना, तो मेरा आइडिया था कि इसको हम ऑटोमेट कैसे करें यार। मैं अगर दिन में बैठ के अगर 100 ईमेल मैन्युअली करता हूँ, तो मैं उसको ऑटोमेट करके दिन का 10,000 ईमेल कैसे करूँ? ओके। मेरा धंधा तभी बढ़ेगा जब मैं ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करूंगा। एंड अगेन वो टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं थे टू ऑटोमेट। एंड जो एक आध दो सॉफ्टवेयर थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। वो ठीक टाइम है। पे पास इतना ग्रोइंग, इतना मैच्योर मार्केट नहीं था ना कि हर कैटेगरी में आपको 15-20 प्लेयर मिलेंगे जहां पे कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा प्राइसिंग का। वो टाइम पे ठीक है। वो नहीं करता था। तो ओके। आई वॉज बिल्डिंग फनल बेक विद दैट। बट अगेन प्रोडक्ट सही नहीं हुई। नाउ इन टर्म्स ऑफ हायरिंग मिस्टेक, मैंने प्रीमेच्योरली काफी सारे मिस्टेक किए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने मेरे सीटीओ को हायर किया, तो आई डिड नॉट लुक इनटू अ लॉट ऑफ हिज पास्ट वर्क। उसको दो ओके। साल का एक्सपीरियंस था और मैंने उसको सीटीओ का पोजीशन दे दिया, जो कि मुझे ओके। नहीं करना चाहिए था, राइट? वो मेरी सबसे राइट। पहली मिस्टेक थी। आप यूजुअली सीटीओ को हायर करते हो तो उसको एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। एट द वेरी लीस्ट। अगर उससे कम का एक्सपीरियंस है ना, तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। सेकेंड, मैंने हमेशा, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे इंटरफेरेंस नहीं करना है। ठीक है, आप, आपका जो डिपार्टमेंट है आप हैंडल करो, और मैं ज्यादा वहां चेक नहीं करता था। वो मेरी सबसे दूसरी बड़ी मिस्टेक थी। और जब जब मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कोई भी हायरिंग मांगी, मैंने कर दी। मैंने उनको कभी ये नहीं पूछा क्यों चाहिए, इससे क्या ओके। benefit होगा, क्या केपीआई होगा, वो मैंने पूछा नहीं। उनको रिक्वायरमेंट्स था, मैंने बोला ठीक है, मैं उनको दे देता हूँ रिक्वायरमेंट्स, पूरा वहां पे बजट अलॉकेट कर देता हूँ ताकि चीजें स्मूथ चलती रहे। तो मेरा हमेशा ये था कि मेरे को कंट्रोल नहीं करना है कोई भी डिपार्टमेंट्स, डेलीगेशन जितना हो सकता है उतना ज्यादा करो। ठीक है, तो उसके लिए मैं ज्यादा ओवरव्यू नहीं करता था। एंड अगेन, मैं भी तभी कितना, कोई 24-25 साल का था मैं तभी वो टाइम पे, राइट? हाँ जी। सो हाँ जी। ऐसा कोई क्रेजी एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने कभी लाइफ में आज तक जॉब नहीं किया है, तो कहीं कुछ सीखा नहीं है ज्यादा मैनेजमेंट के बारे में। एंड दिस वाज द हम्म। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने टीम बिल्ड की थी। इसके पहले हम्म। पावर पोस्टिंग में हमारी 3 लोगों की टीम थी बस, मैं, मेरा कोफाउंडर और एक जन हम टेम्पररी हायर करते थे। जब भी हमें ज्यादा सर्वर बिल्ड करना होता था तो हम उसको 2 घंटे के लिए वहां पे हायर कर लेते। तो इट वाज जस्ट वेरी स्मॉल लीन टीम। ओके। पीवीपी में वही था कि बहुत छोटी सी लीन टीम थी। फनल बेग में हमने 50 लोगों की टीम खड़ा कर ली, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द पैसे जो गए ना, वो सैलरीज में गए हैं। दैट इज वेयर वी लॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द मनी। फिर भी प्रोडक्ट नहीं बना। दैट इज व्हाट वी लर्न कि हायरिंग प्रोसेस आप स्लो रखो। हम्म। आप जब स्टेप करते हो ना, तो आप के पास है ना कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड होता है। कि ऐसा नहीं है कि $5 मिलियन रेस कर लिए बैंक अकाउंट में पड़ा, अगर किसी ने 6 महीना परफॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा, आप उसके बाद निकाल, ऐसे नहीं होगा। आपको हाँ। क्वार्टरली रिव्यू करना पड़ेगा ऑफ एवरी कैंडिडेट, एंड मंथली रिव्यू करना पड़ेगा टू एंश्योर कि वो क्वार्टरली केपीआई हिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। एंड उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी,
मैं लैग करता था टू फायर, मैं डरता था कि यार इसको फायर नहीं करना है मेरे को, लेट मी गिव देम मोर चांस। ठीक है, तो अगर मैंने हायर किया तो मैंने जो 2 महीना 3 महीना मैंने जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया ना, उन्होंने साल भर भी परफॉर्म नहीं किया है। तो ओके तब तब जाके मेरे लॉसेस इतने इनकर हो गए। तो वो सब सारी चीजें सीखी। अब हम क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू करते, अगर आपने क्वार्टर परफॉर्म नहीं किया ना, यू आर आउट ऑफ द कंपनी नाउ। और ये हम जब हायर करते हैं किसी को तभी बोल देते हैं कि यू कैन हैव वन बैड डे, यू कैन हैव वन बैड वीक, यू कैन नॉट हैव अ बैड मंथ, ओके। राइट? बिकॉज you will be expecting a salary for that month, right? हाँ जी। And your performance cannot drop either, because आप हाँ salary तो पूरा ले रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस डिप होगा तो आप सैलरी भी कम ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। डू अ वेरी स्ट्रिक्ट क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू। अगर आपने क्वार्टरली परफॉर्म नहीं किया, हम सेकंड चांस अब नहीं देते हैं, ठीक है? बिकॉज यू बीइंग पेड वेरी हैंडसमली बाय अस, वी एक्सपेक्ट डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल। एंड आपको है ना रियलिस्टिक केपीआईज हम देते हैं। ऐसे भी नहीं है कि आपकी सैलरी है समझिए कि 50,000 रुपये, और हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको 5 करोड़ की सेल्स करनी है, राइट? हम वैसा नहीं हम्म करते। इट इज हम्म। वेरी रियलिस्टिक। तो अगर आप 50,000 की सैलरी कर रहे हो, वी एक्सपेक्ट यू टू जनरेट 5 लाख ऑफ सेल्स, विच इज यूजुअली द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ 10x का सेल्स आपको आपकी सैलरी पे जनरेट करना है, ठीक है? सो हमने वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटअप कर रखी है, पूरा का पूरा केपीआई सेटअप कर रखा है हमने, ओकेआर पूरा का पूरा सेटअप कर रखा है। सो ये सब सारी चीजों की वजह से ना अब हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, राइट? एट द सेम टाइम मेरी इतनी सारी मिस्टेक्स के थ्रू मैंने इतना सीखा है कि दैट हैज बिकम लाइक अ ग्रेट लाइफ लेसन्स फॉर मी एट द सेम टाइम। तो इस राइट। तरीके से हमने ये सब सारी चीजें ऑपरेशंस पूरी की पूरी सीखी। और आपका एसेंशियली जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय था आपका वो डिक्रीज होता जा रहा था रेवेन्यू इन। इधर था ही नहीं हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट ही रेडी नहीं था ना। तो हमने जो प्री सेल्स किया था, जो भी अगेन वहां पे भी मिस्टेक की कि हमने अल्फा प्रोडक्ट भेज दिया। तो ओके। वहां पे हमारे अपसेट एंड एंग्री कस्टमर्स हो गए। वो बोल रहे भाई प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट अच्छे डिलीवर करो। अच्छा। तो ओके। द कंपनी रिमेन्ड प्री रेवेन्यू फॉर ऑलमोस्ट 2 years। ओ दैट्स वाओ। द प्रॉब्लम। दैट इज वेयर वी लॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द मनी, क्योंकि प्रोडक्ट वो मेच्योरिटी लेवल पे ही नहीं आया कि प्रोडक्ट रेडी हो पाए ताकि और हम डिलीवर जाके हो उसको। पाए। हाँ, तो दैट इज वेयर द चैलेंज केम इन। ओके ओके। वाओ वाओ। सो तो वाओ। तो उस ड्यूरेशन में लाइक आपने बताया लाइक यू वर इन ए हेवी क्लिनिकल डिप्रेशन, सो वहां से फिर आपने मतलब खुद को फिर खड़ा कैसे करा? क्योंकि लाइक 9 मंथ्स तक जो है ना डिप्रेशन का जो फेज होता है इंसान कुछ भी नहीं करने लायक होता, लाइक तो वो मैंने सिर्फ कुछ एक। नहीं किया ना। So for 9 months I did not do anything. I was just sitting in my room. I did not work. I did not do anything. There was a lot of mental pressure for me. And उसके बाद finally like I was taking some consultation, and finally I was like कि मुझे मेरे आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, राइट? टू रिजॉल्व दिस इशू। तो मैं तभी वही आंसर्स ढूंढने लग गया कि व्हाई डिड आई फेल टू बिगिन विद। हम्म तभी मेरे को है ना एक लाइट, तभी मेरे को सबसे पहली बात, मैं जब ये सर्च कर रहा था ना, तो आई फाउंड दिस अमेजिंग वीडियो बाय साइमन सिनेक ऑन व्हाट्स योर व्हाई। बहुत अच्छा टेडेक्स टॉक है वो। आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज हम्म आपको ना नई प्रोस्पेक्टिव पता चलती है उसमें। तो मैंने जब वो वीडियो देखा पूरा का पूरा, उसके बाद आई लुक्ड इनटू व्हाई द SaaS इंडस्ट्री इज फेलिंग एंड थिंग्स लाइक। तभी मेरे को एक लाइटर कैपिटल का एक आर्टिकल मिला। लाइटर कैपिटल यूएस का सबसे बड़ा डेप्ट फंड वीसी है फॉर SaaS कंपनी। तो वो SaaS कंपनियों को है ना उनके रेवेन्यू के बेस पे लोन देता है, एंड वो सबसे बड़ा कंपनी है यूएस का। तो ऑब्वियसली उनकी जो डेटा है, तो वो 100, उनसे बेटर डेटा और कौन रिलीज कर सकता है, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने ना एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा था जहाँ पे उन्होंने बोला कि 92% ऑफ द SaaS कंपनीज फेल इन द फर्स्ट 3 years। पहले ठीक 3 साल है। में ना 92% SaaS कंपनीज फेल हो जाती है। एंड ये टिपिकल स्टार्टअप से भी बड़ा फेलियर रेट है। एक स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो 90% का है, लेकिन हम्म। SaaS का 92% का है, ओके। राइट? सो आपको ऐसे लग रहा होगा 2%, राइट? लेकिन वो नंबर वो टू बट वो परसेंट ही बहुत नंबर मैसिव है। वाइज बहुत मैसिव, वो 2% है ना। जब आप देखोगे 1 करोड़ अगर कंपनियां बन रही है, तो उसमें 2% इज 2 लाख कंपनीज। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाख कंपनी। सो अगेन जब मैंने वो देखा तो आई वाज लाइक दिस इज मी। मेरे को हम्म। फाइनली पहला आंसर मिला कि मैं वो ओके। 92% कैटेगरी में हूँ, हम्म। राइट? हाँ। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मेरे को वो 8% कैटेगरी में कैसे आना है अब।
हाउ डू आई ठीक है गेट इनटू दैट 8%? वो 8% कंपनियों ने क्या स्पेशल किया था कि कि वो वो सरवाइव कर 8% पा पाए। घुस पाए? ठीक हाँ। है, तो मेरे को वो मिस्टेक्स अवॉइड करके, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सैस कंपनियों के फाउंडर से कांटेक्ट किया, क्योंकि जब भी फेलियर स्टोरी होती है ना, तो कभी ना कोई फाउंडर है ना, इधर एनोनिमसली रेडिट पे या कहीं ना कहीं पोस्ट करता है, क्योंकि वो हम्म लोग भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, राइट? उनको दे हैव टू जस्ट पेंट अप जो एनर्जी होती है ना, कहीं ना कहीं रिलीज करनी होती है, बिकॉज दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि यार आपका एक एंटरप्रेन्योर ड्रीम जब क्रश होके आपको वापस से जॉब करने जाना पड़ता है ना, आप में हाँ। दोबारा हिम्मत नहीं होती कि आप खड़े रह के वापस जॉब करो। ठीक है, वो आपने वो, एसेंशियली आपका स्टार्टअप आपका बेबी होता है, और वो, हाँ। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बेबी, राइट, बट इट इज अबाउट द रिस्क दैट यू टेक, कि यार हम्म मैं खुद का कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो पहले टाइम ही क्रश हो जाता है ना, जिन्होंने लाइफ में कभी एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं होती है और उनकी फैमिली में की नहीं होती है ना, दे गिव अप, वो वापस से जॉब को चले जाते हैं और वो वापस से कभी जिंदगी में स्टार्टअप बिल्ड करने का सोचते नहीं है। तो ओके। इमेजिन द नंबर ऑफ आइडियाज दैट डाइड आउट, हम्म बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज दैट डाइड आउट, जस्ट बिकॉज उनका प्रोडक्ट ठीक नहीं था, या हम्म जस्ट बिकॉज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, या जस्ट बिकॉज उनको करेक्ट फाइनेंस नहीं मिल पाया टू सॉल्व दैट। ठीक है। एंड दैट इज हाउ आई डिसाइडेड टू बिल्ड पिच ग्राउंड। ओके। सो तब मैंने थोड़ा, पिच ग्राउंड स्टार्ट की। तो पिच ग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब करें थोड़ा सा, ताकि वो जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें आइडिया लगे कि पिच ग्राउंड क्या करता है एक बारी। पिच ग्राउंड इज अ SaaS मार्केट प्लेस। ये बेसिकली आपका Amazon का SaaS, Amazon का सॉफ्टवेयर है। जैसे ओके। Amazon पे आप जाके ग्रोसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो, वैसे ही आप पिच ग्राउंड पे आके सॉफ्टवेयर खरीदते हो, जहाँ पे हम काफी सारे अच्छे अच्छे कंपनियों को ड्यू डिलिजेंस करके क्यूरेट करते हैं आपके लिए, बिजनेसेस के लिए, ताकि आप इजीली एक अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर ले पाओ। तो हम जब वो मार्केट प्लेस बना रहे थे ना, तो यूजुअली आप जब मार्केट प्लेस बनाते हो ना, तो आपका ना वो चिकन एग सिचुएशन होता है, कि हाँ आपको दोनों जगह डिमांड जनरेट करना पड़ता है, राइट? तो हाँ। दैट साइड से तो डिमांड जनरेशन बहुत क्लियर था, लेकिन हमें ये देखना था कि भाई बेचे किसको। तब हमने देखा कि जो अभी भी दुनिया के जो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस है ना, वो स्मॉल बिजनेसेस है, वो एंटरप्राइज या लार्ज बिजनेस नहीं है। एंड वो अभी भी अपना पूरा बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑपरेट कर रहे थे। ओके। आपको वहाँ ऑटोमेशन नहीं मिलता है, आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है, और आप जैसे से इंटेंसिव होते जाते हो, आप एक एक्सेल शीट के अंदर 50 सब शीट टैब्स बना देते हो। वो इतना डिसऑर्गेनाइज हो जाता है कि आप ग्रो एक एक पॉइंट पे है ना, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक हाँ है, बिल्कुल। तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि हम छोटे बिजनेस को फोकस करते हैं, राइट? ठीक है। तो हमने छोटे बिजनेस को फोकस किया जो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हिचकिचाते थे। हमने बोला कि यार, जो अर्ली स्टेज कंपनीज होती है ना, उनके लिए पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं होता है, उनके लिए हम्म। यूजर अडॉप्शन पहला प्रायोरिटी होता है, कि भाई कोई आके हमारा सॉफ्टवेयर एटलीस्ट यूज तो करे। अर्ली पैसे अडॉप्टर्स तो और बाद में, फीडबैक। हाँ, हम पैसे तो बाद में बना ही लेंगे, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टिंग के यूजर्स ही अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम वो प्रोडक्ट को मैच्योर करके और बड़ी कंपनियों को कैसे बेचेंगे फिर, राइट? अच्छा। और वो बड़ी कंपनी है ना, फीडबैक नहीं देती है, वो हाँ या हाँ नहीं बोलती है खाली। बिल्कुल। ठीक है, या। मीडियम साइज कंपनी भी है ना, वो फीडबैक नहीं देगी आपको, लेकिन एक छोटा बिजनेस ओनर है ना, वो आपके पास कॉल पे भी आएगा, वो बोलेगा नहीं यार, यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम था यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो आपको है ना आधा घंटा पर आपको टाइम देगा फोन पे। तो हमने बोला हम्म। कि दिस इज परफेक्ट। अब हमने, हमारा ICP सॉर्ट था, हमें किसको बेचना है, कैसे बेचना है, और हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। ठीक है। सो सो एज अ प्लेटफॉर्म, आप आपने उसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट करा? लाइक आप जो है चार्ज करते थे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आपकी मार्केट प्लेस पे आई हुई हैं, या जो अर्ली अडॉप्टर्स जो आपके यूजर्स हैं उनके थ्रू, लाइक आपका रेवेन्यू कैसे बनता है उस पे? तो मार्केट प्लेस का मॉडल बहुत सिंपल होता है, कि आप जब सेल करते हो तो उसमें आपको एक परसेंटेज कट मिलता है। ओके। कोई भी आप मार्केट प्लेस उठा लो, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, स्नैपडील हो, कोई भी उठा लो, सबका एक ही बिजनेस मॉडल है। इसमें बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर होता है, कि आप एक सेंट्रलाइज्ड वे में चीजें कर रहे हो और सेंट्रलाइज्ड वे में चीजें बेच रहे हो। तो ओके। जो भी सॉफ्टवेयर सेल होता है, हमें उसका एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है। इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो तो ऑन एन एवरेज, जैसे आपने बताया कि जो अर्ली स्टेज सॉफ्टवेयर सास कंपनीज हैं, वो जो है अपने यूजर अडॉप्शन के लिए आ रही है, तो उसमें वो
एक पॉइंट तक वो रहेंगी ना, उसके बाद क्योंकि जब वो थोड़ी स्केल करने लग जाएंगी तो उन्हें पिच ग्राउंड की जरूरत नहीं रहती, तो ऑन एन एवरेज वो कितने टाइम तक रिटेन रहते हैं एज अ प्लेटफॉर्म पे, पिच नहीं, अगेन ग्राउंड इट पे? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, क्योंकि काफी सारे सॉफ्टवेयर थोड़े से नीश होते हैं, काफी सॉफ्टवेयर को मैच्योर में टाइम लगता है। काफी सारे सॉफ्टवेयर की जो टीम होती है वो बड़ी होती है। हम्म। कोई कोई सॉफ्टवेयर की जो टीम होती है वहां पे खाली 3-4 जन होते हैं। इट इसमें कोई ना इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, राइट? अब कोई कोई फाउंडर इतने पैशनेट होते हैं कि भाई आज रिक्वायरमेंट आया, कल बनवा के डाल दिया, राइट? कोई हम्म। फाउंडर ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, प्रॉपर रुकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं और कितने फीचर रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऐसे सिमिलर, उसके बाद धीरे करके इम्प्लीमेंट करते हैं एंड पोजिशनिंग पे, मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, क्योंकि देर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे टू बिल्ड अ बिजनेस। ओके। What works is the right way for you. What doesn't हाँ work बिल्कुल। is not the right way for you, right? तो हाँ। हर किसी की जो मेथोडोलॉजी रहती है, साइकोलॉजी रहती है, बहुत डिफरेंट रहती है, क्योंकि हर कोई है ना, यूजुअली जो हमारे वर्ल्ड में, वो कहीं कोई ना कोई किसी ने जॉब किया होता है। तो वो जब वो अलग अलग कंपनियों में रहते हैं ना, तो वो यही सीखते हैं कि ये कंपनी इस तरीके से ऑपरेट कर रही है, तो हमें भी हमारा बिजनेस इस तरीके से ऑपरेट करना है, क्योंकि आपने वही सीखा है। तो हम्म। वाई देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर कि कब तक रहेंगी। इट रियली डिपेंड्स कि उनका गोल क्या है। एंड हर सॉफ्टवेयर कंपनी जब भी आती है, उनका एक सर्टन गोल होता है। जैसे किसी का गोल होगा हमें खाली 500 यूजर चाहिए, किसी का गोल होता है कि हमें $100,000 का रेवेन्यू जनरेट करना है, किसी का गोल है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें 10,000 यूजर्स चाहिए बस, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, हमें खाली फीडबैक चाहिए अभी। तो इट रियली डिपेंड्स, तो कंपनी टू कंपनी का गोल अलग होता है। एंड उस तरीके से पूरा का पूरा कैंपेन सेटअप होता है पिच ग्राउंड पे। इंटरेस्टिंग। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंपटीशन की बात करें तो क्या आप प्रोडक्ट हंट को अपना कंपटीशन मानेंगे एट पिच ग्राउंड वर्सेस नहीं, प्रोडक्ट हंट? नहीं, सो प्रोडक्ट हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके। सो तो प्रोडक्ट एंड कॉमर्स नहीं करता है, हम कॉमर्स करते हैं। थोड़ा सा इस पे मतलब इलैबोरेट करें। सो प्रोडक्ट एंड बेसिकली इज अ डायरेक्टरी। ओके। हम डायरेक्टरी नहीं है, हम कॉमर्स है। सो अच्छा। द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्टरी एंड अ कॉमर्स इज, जैसे आप कहीं जाके एक आपने समझो कि येलो पेजेस पे एक लिस्टिंग कर दी, हम्म। तो वो होता है डायरेक्टरी लिस्टिंग। ठीक और है। एक होता है कॉमर्स, जहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम कॉमर्स कंपनी है, प्रोडक्ट हंट इज अ डायरेक्टरी। आपको वहां पे डायरेक्टरी में आप जाके खाली लिस्ट कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। ओके। सो ठीक है, सो प्रोडक्ट हंट को आप अपना कंपटीशन नहीं मानते तो लेकिन ऑन एन एवरेज इस टाइप की स्पेस में कोई है जो सिमिलर काम करता हो जो पिच ग्राउंड कर रहा है? एनीबडी दैट यू कंसिडर कि ना हाँ ये लोग compete कर रहे हैं एंड वी नीड टू एक्चुअली लाइक अपना प्रोडक्ट अपना प्लेटफॉर्म जो है इससे इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम अपने यूजर्स को रिटेन रख पाए, एनी वन पर्टिकुलर में? या सो देयर इज अ वेरी गुड कंपटीटर ऑफ आवर व्हिच इज नोन एज एप्सुमो। बहुत अच्छा ओके। काम कर रहे हैं वो। बीन फॉलोइंग देम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छी टीम है उनकी। सो लाइक दे आर आर कोर कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा फिर ये स्पेस में ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। फिर देर आर लाइक मल्टीपल वेरी स्मॉल प्लेयर्स, बट दे आर मोर ऑफ एन एफिलिएट rather देन अ प्लेटफॉर्म। ओके। ओके। एंड और आपने जो जब आपने पिच ग्राउंड बिल्ड करना शुरू करा, सो लाइक सम ऑफ द फेलियर्स जो आपने फनल बेक में देखे थे, उन चीजों में आपने लाइक उन चीजों को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करा कि जो है ना वो चीजें पिच ग्राउंड पे ना हो? कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट कि मतलब तो मैंने जो जो मिस्टेक्स मैंने फनल बैक में किए थे या उसके पहले भी किए थे, वो मिस्टेक्स मैंने कभी रिपीट नहीं किए, राइट? सो मेरा हम्म। बिलीव ये है कि आप मिस्टेक करो लेकिन सीखो, और आप मिस्टेक दोबारा मत करो, आप नए मिस्टेक्स करो। नए मिस्टेक तो आप करते रहोगे, आप तभी चीजें सीखोगे, राइट? बिल्कुल सो बिल्कुल। मिस्टेक्स किए, पुरानी मिस्टेक्स कभी रिपीट नहीं किए हमने। एंड अभी आपकी लाइक आपका टीम साइज क्या है और मतलब कितने डिपार्टमेंट्स आप लोग लाइक मैनेज करते हो करेंटली एट पिच ग्राउंड, सो उसके अभी बारे में? तभी हमारी टीम इंक्लूडिंग ऑल द फाउंडर्स, हमारी 15 लोगों की टीम है अभी। एंड हम बहुत लीन टीम है, तो कोई भी हायरिंग करने के पहले ना, हम जितना हो सके उतना ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करते हैं। हम सॉफ्टवेयर पे ज्यादा भरोसा करते हैं अब। बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, आई वुड रादर हैव अ सॉफ्टवेयर डू अ जॉब रादर देन हायरिंग समवन। तो मैं यूजुअली जब अभी एक इंसान को हायर करता हूँ, तो आई ओनली हायर देम फॉर इंटेलिजेंस। ओके। मैं उनको लेबर वर्क के लिए हायर नहीं करता हूँ जो बाकी लोग करते हैं ना। हम
वो पूरा का पूरा हम उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो a person comes in, they need to be intelligent enough to make smart and better decisions. So ओके। तभी हम हायरिंग करते हैं, नहीं तो हम हायरिंग नहीं करते। ये बहुत मतलब अच्छा लाइक एक लेसन है लाइक फॉर ऑल द पीपल हु विल बी एक्चुअली वाचिंग दिस की जो है ना एक डिसीजन मेकिंग के लिए लाइक कैसे हायर किया जाता है। सो इसमें वील एक्चुअली लाइक शिफ्ट टू अ डिफरेंट टॉपिक अबाउट ऑटोमेशन। सो लाइक हम लाइक इन इंडिया एज ए इंडस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, मैंने काफी इंडस्ट्री में मैंने बिजनेसेस से बात करी है क्योंकि मैं खुद एक SaaS कंपनी में आई आई हैव वर्कड जो इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। इज दैट कि ना इंडिया में बिजनेस ओनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऑटोमेशन से ज्यादा रिलाई नहीं करते। वो कहते हैं व्हाई नॉट एक्चुअली हायर दिस पर्सन टू डू दैट। सो वो वाला ऐसा माइंडसेट इतना ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्टिविटी के लिए यूएस में इतना ज्यादा क्यों है और इंडिया में क्यों नहीं है, मैं ये इस चीज का थोड़ा आंसर में, ये काफी लोगों से मैंने बात की है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। तो आपका इस चीज में मतलब क्या पर्सपेक्टिव है कि ऐसा क्यों होता है इन इंडिया स्पेसिफिकली? सो रीजन ही सबसे पहले तो देखो, लोग है ना, सॉफ्टवेयर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, राइट? तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग है ना कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड मेरा है ना बहुत क्लियर फिलोसफी लाइफ में कि ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है? आप बिस्तर पे पड़े पड़े तो सिक्स पैक्स आप नहीं बना लोगे ना, आपको नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए बिल्कुल। कोई सिक्स पैक्स बना नहीं सकता है ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट? वो या खुद ही बनाएगा। सो अब फिटनेस का कुछ भी ले लो, आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, राइट? बिल्कुल। तो सिमिलरली द सेम थिंग इज विद बिजनेस एज वेल। तो ऑटोमेशन करने के लिए ना आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके ना नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। एंड जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, वो बड़े क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो कंफर्ट लेवल आ जाता है, 5 लाख आ रहा है ना महीने का, ठीक है यार, हाँ। चल रहा है, धंधा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इसमें कोई हम्म। खराबी नहीं है। इट कम्स डाउन टू द डिजायर ऑफ द ग्रोथ। हम्म। सेकेंडली, 3-4 साल पहले तक ना हमारा जो लेबर कॉस्ट हुआ करता, हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट? हम जस्ट कैटेगराइजिंग एवरीथिंग एज अ लेबर कॉस्ट, राइट? ओके। तो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, जो भी है, वो बहुत लो हुआ करता था, बिकॉज इंडिया का जो ओवरऑल डिमांड था ना, वो बहुत कम था। इंडिया में एडटेक कंपनीज एकदम नहीं थी, तो हम्म। जो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग थी इंडिया में वो नहीं थी, ट्रेनिंग मटेरियल्स नहीं थे, यूट्यूब पे वीडियोस इतने ज्यादा नहीं थे, राइट? जो आज हम्म। के टाइम पे, बुक्स देख लो आप, हर कोई कोच भी बन रखा है, जो मतलब जिन्होंने 15-20 साल काम किया अब सारे के सारे कोच बन गए हैं अब, हम्म। उन्होंने मटेरियल्स निकाल दिए हैं। तो जो ओवरऑल हमारा जो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है ना, ऑनलाइन का, वो बहुत स्पाइक अप हुआ है पोस्ट कोविड। तो ओके। दैट इज द रीजन व्हाई यू वुड सी कि सबको अभी अवेयरनेस हो गई है कि यहाँ पे मैं इतना कमा सकता हूँ, हम्म। राइट? आई कैन अर्न दिस मच, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू, एंड नई नई चीजें सीख सकते हैं पूरा का पूरा। तो बिकॉज ऑफ दैट द कॉस्ट of employment has risen massively in India, क्योंकि ओके। रिमोट कल्चर होने की वजह से लोग अब कैसे कंपनी से ना रिमोट एक्सेप्ट करने लग गए हैं। पहले हम्म। कोविड के पहले रिमोट को एक्सेप्ट भी नहीं करता था। तो बिल्कुल। उसमें से क्या है कि आप शायद कोई एक छोटे गांव में बैठे हो, लेकिन आप फिर भी एक यूएस कंपनी के साथ $2,000 पर ईयर पर मंथ में काम कर रहे हो, या $1,500 पर मंथ में काम कर रहे हो। एक ट्रू। छोटे से गांव में अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए तो भाई मतलब ₹1.25 लाख महीना हो गया, हाँ। ठीक है? बिल्कुल। और उसके खर्चे हैं ₹15,000 महीने। हम्म। So now that has opened up doors of opportunity. So that is the reason why अब जाके इंडिया में लोग सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में बोलता हूँ ना, कोई भी चीज तभी आती है और तभी इंप्लीमेंट होती है जब कॉस्ट मार्केट में बहुत बढ़ जाता है ना, कोई भी हम्म। चीजों का, तो सॉफ्टवेयर आके उसको ईज अप कर देता है। सॉफ्टवेयर बना ही उसी के लिए है ताकि वो कॉस्ट को रिड्यूस करके कंपनी का मार्जिन इंप्रूव कर सके। इंटरेस्टिंग। that adoption is happening and it was again for two reasons। एक तो ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है? हाँ। आज के टाइम पे मेरे को बताओ कौन सी एक कंपनी की एड्स आप टीवी पे देखते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के? कोई नहीं। लेकिन अगर यूएस में देखोगे तो वहां पे क्विक बुक्स और सबके सारी के एड्स चलते रहते दिन भर, स्लैक के एड्स चलेंगे, राइट? सो हम्म। अभी भी वो मेच्योर मार्केट हमारा नहीं हुआ है जो हो रहा है।
जो स्पेशली बिकॉज ऑफ एडटेक हो रहा है, राइट? तो आप अभी जब यंग पीपल हायर करोगे ना, उनको बोलोगे कि आप क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी अब यूज नहीं कर रहे हो लास्ट 1 महीने से, तो वो बोलेंगे कि भाई कौन सी कंपनी में हम यहाँ पे यूज आ रहे हैं जो अभी तक इन्होंने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं किया, राइट? बिकॉज द यंग जनरेशन जो जेनजी जो है, वो है ना थोड़े से लेजी हैं। उनको टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एक्सेसिबल हो गई थी। या और जो इसकी बाद की जनरेशन आज के टाइम पे, तो मैं देखता हूँ कि 3 साल के बच्चे लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं उनको क्या चाहिए, राइट? सो द accessibility of information is so high today and the technology level is so high कि लोगों को अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बचपन से ट्रेनिंग बेटर हो रही है। मुझे तो याद है, मैं जब स्कूल में था तो मैंने 7 साल, हमारा जो कंप्यूटर क्लासेस, हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन था, वहां पे खाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही सिखाते थे और कुछ नहीं था। हर साल एक ही सिलेबस होता था क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता था क्या सिखाना वरना है कुछ, राइट? तो हर साल वही ऑफिस, हर साल वही एक्सेल, हर साल वही डॉक माइक्रोसॉफ्ट डॉक, हर साल वही पीपीटी प्रेजेंटेशन, कुछ नया नहीं था। बट आज के टाइम पे अब स्कूल्स में भी C++ और ये सब सारी की सारी नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, राइट? सो राइट। एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, एंड इसी के वजह से जब कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है लोगों का, तब जाके सॉफ्टवेयर सब लोगों ने इंप्लीमेंट करने धीरे 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 करके स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप अगर कोई भी यंग स्टार्टअप देखोगे, तो वो हायर करने के पहले आप देखता है कि हम सॉफ्टवेयर बाय करके इंप्लीमेंट करते हैं। भाई झंझट झमेला नहीं चाहिए, ये सॉफ्टवेयर 24 घंटा काम करेगा, सैलरी के लिए ज्यादा रोएगा नहीं, एक मंथली सब्सक्रिप्शन फिक्स्ड है, ठीक है? सैटरडे संडे को भी काम करेगा, 24 घंटा काम करेगा, छुट्टी नहीं मांगेगा, लाइफ झिंगा लाला तभी, ठीक है? सो दैट इज हाउ द इंडस्ट्री हैज इवॉल्व। एंड यूएस में ये हुआ था, राइट? कोई भी जब डेवलप कंट्री बनती है ना, तो वहां पे पर कैपिटा बढ़ जाता है। जब पर कैपिटा बढ़ जाता है ना, तब कंपनियों का कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड तब कंपनियों का जब कॉस्ट बढ़ता है, तब कंपनियां जाके सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करती हैं। इंटरेस्टिंग। बहुत मतलब लाइक दिस वाज रियली इंसाइटफुल पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। एंड सो आपने अभी चैट जीपीटी की बात करी, सो उसमें ना हम थोड़ा सा अब एआई की तरफ जाते हैं। सो आई वांट योर पर्सपेक्टिव कि जो है ना, हम जिस लेवल पे हमारा एआई इवॉल्व हो रहा है, लाइक 2020 तक एआई वाज जस्ट लाइक कि ना आपके चैटबॉट्स यूज होते हैं, या आप जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, लाइक गूगल को एज अ एआई यूज करते थे सिर्फ 2020 तक। लेकिन अब चैट जीपीटी के आते हैं, जिस लेवल पे उस पर इंप्रूवमेंट हो रही है, आपको लाइक फ्यूचर ऑफ वर्कफोर्स क्या लगता है, लाइक कहाँ पे वो जाके हम जो है ना उसको देखेंगे कि वो कहाँ पे इवॉल्व होगी, एंड क्या फ्यूचर में व्हाट वुड बी एम्प्लॉयमेंट वुड बी लाइक ऑल्सो, आपका उस पे पर्सपेक्टिव। देखो, एआई इज नॉट अ ह्यूमन रिप्लेसमेंट। एआई इज योर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है? अब वो पर्सनल असिस्टेंट का वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, राइट? तो जो क्वालिटी लोग नहीं है, जो वेरी दोज पीपल हु आर वेरी अनस्किल्ड, वो मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है? ओके ओके। स्किल्ड पीपल विल यूज टेक्नोलॉजी एंड डिलीवर हायर आउटपुट। तो अगर समझो कि अगर आप एक कॉपीराइटर हो और अगर आप 1.5 लाख का सैलरी मांग रहे हो, राइट, लेकिन आप उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अब यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप जो पहले एक 10 लाख रुपए का मंथली आउटपुट देते थे रेवेन्यू का, अब शायद आप 40 लाख का दे दो, हम्म राइट? हम्म। Is how technology is evolving. AI ओके can only give you answers if you ask the right questions. ओके। क्वेश्चन पूछने के लिए तो इंसान चाहिए ना, वो तो एआई नहीं कर सकता है, हाँ, right? वेरी वेल पुट ऑन This is दिस। where this is where AI will never replace humans. AI will help and become a great personal assistant, जहां पे ऐसा होगा कि हर डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, वो बोलेगा कि भाई हायर करने के पहले हम टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस के लिए लोगों को हायर करेंगे। कि स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करनी है ना, वो एआई नहीं कर पाएगा, वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं समझेगा। वो आप तभी मार्केट में रिसर्च करके पूरा का पूरा करोगे। आपको इंफॉर्मेशन, जो आप रिसर्च के लिए टाइम स्पेंड करते थे ना, सॉफ्टवेयर एआई आपको वो वहां पे ट्रिम करने में मदद कर देंगे। जो आपको शायद 2 महीने लगे जो चीज रिसर्च करने के लिए, वो एआई शायद आपको 1 घंटे में दे दे रिसर्च करके। राइट राइट। वहां पे आपका टाइम बच जाएगा। अब वो टाइम बचने की वजह से ना, आप अपना आउटपुट बेटर कर सकते हो, मार्जिन इंप्रूव कर सकते हो, रेवेन्यू इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी क्या चाहती है? रिजल्ट चाहती है, चाहे वो बिल्कुल। एआई से आए या ना आए,
कंपनी क्या हम्म। चाहती है? बेटर मार्जिन के साथ बेटर प्रॉफिट हो। वो बिल्कुल। कैसे आए, कहाँ से आए, वो कंपनी को लेना देना नहीं है, राइट? दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग। ओके, सो मतलब एसेंशियली लाइक ह्यूमन जो है अब लेबर आउटपुट पे ज्यादा फोकस ना करके वो अब डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में वो उनका ज्यादा आउटपुट करेक्ट, चला जाएगा। और जो भी करेक्ट। लेबर वाला जो काम हुआ करता था एसेंशियली, अपार्ट फ्रॉम मे बी राइटिंग कोड या जो है थोड़ी बहुत जो भी डिसीजन मेकिंग वाली चीजें हैं, वो अब एआई को हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल कर देंगे उस चीज के लिए। नहीं तो अभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो आपके लिए कोड भी लिख रहे हैं। ऐसे हाँ। एआई आ गए हैं जो कोड भी लिख रहे हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस चाहिए एआई को बताने के लिए कि मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऐसे कोड राइट करो, राइट? ओके। This is the transition that's happening to cut down on the cost. जैसे अब डेवलपर के कॉस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अभी वेरी रिसेंटली गिटहब ने को पायलट करके अपना एक टूल निकाला, रिलीज किया, ओके। जहां पे दे स्टार्टेड गिविंग यू एआई बेस्ड कोड सजेशन, आपके जो ओके। प्रीवियस कोड आपने जो लिखे हैं उसके बेस पे। देन AWS का भी एक बीटा माइक्रो सर्विस है जो वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आपके कोड्स ऑटोमेटिकली, आपको जैसे चैट जीपीटी में आप क्वेश्चन लिखते हो ना, वैसे ही आपको लिखना है, आपके कोड ऑलरेडी लिखते जाएंगे, राइट? वाह। बट उससे ये होगा आपकी, जो पहले हम 15 20 25 डेवलपर को हायर करते थे एक चीज बनाने के लिए, अब हमें खाली 2 3 डेवलपर्स चाहिए बस, हमें अब 10 15 20 50 डेवलपर्स नहीं चाहिए। तो अब इससे क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। अब ओके। अगर कॉस्ट रिड्यूस होगा तो आप अपनी सर्विस, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर भी सर्विस है, राइट? दैट्स व्हाई बिल्कुल। इट्स नोन एज SaaS। सो सो SaaS, S at the end of SaaS stands for service, not for software, राइट? तो आप वहां पे भी सर्विस अपना प्रोवाइड करोगे, आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, बिल्कुल। एंड वहां पे आप ग्रो करोगे। द होल पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू हेल्प कंपनीज ग्रो एंड रिड्यूस द कॉस्ट। टेक्नोलॉजी इसी के लिए हमारे लाइफ में आया है, ठीक है? तो इसीलिए हम इतना डिपेंडेंट थे कि कभी भी कोई भी सेक्टर में आप देखोगे, जब कॉस्ट अनबेरेबल हो जाता है ना, तब हम्म। टेक्नोलॉजी आ जाता है वहां पे, क्योंकि किसी किसी को दिखता है ये अपॉर्चुनिटी है। हाई राइज ऑफ कॉस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी इन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ये ओके। बात हमेशा याद। तो वहां पे वो कोई ना कोई आके वहां पे टेक्नोलॉजी बना देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो का और स्विगी का एग्जांपल रहते हैं, राइट? ओके। इनका सबसे बड़ा लॉस कहाँ होता है? डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी, हम्म। डिलीवरी कॉस्ट। अब वो हाँ। रिड्यूस कैसे करेंगे? यहीं पे अपॉर्चुनिटीज आई ड्रोन्स की। अब ओके। ड्रोन ड्रोन डिलीवरी की ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग शुरू हो गई है, हाँ। राइट? काफी सारे राइट। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग होती जा रही है कि एक्यूरेसी लेवल क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। तो अब यहाँ पे काफी सारी ड्रोन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आ गई है, राइट? बिकॉज दे सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप हर एक डिलीवरी का 70 80 100 रुपया नहीं दे सकते हो। बिल्कुल। इज नॉट बेरेबल कॉस्ट, बिकॉज अगर मैंने एक 50 रुपए का वड़ा पाव ऑर्डर किया है, उसके ऊपर अगर आप 100 रुपए का डिलीवरी दे रहे हो, ठीक है, आप धंधा ऐसे बिल्ड नहीं कर सकते हो। तो आप कैसे बिल्ड करोगे? दिस इज वेयर दोज ड्रोन कंपनीज सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि हम किस तरीके से ड्रोन को मॉडिफाई कर दें ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। एंड हम्म। ये इंडस्ट्री 5 7 साल और लगेगा बिफोर यू स्टार्ट सीइंग कि आपके दरवाजे, आपके जो बाहर की खिड़कियां हैं वहां पे डिलीवरी आ रही है, आपको एक पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई 2 मिनट में ले लो, नहीं तो ड्रोन उड़ जाएगा वापस, ठीक है? तो उस तरीके से होगा, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, राइट? तो हम्म। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी सॉल्व्स प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। जब कॉस्ट अनबेरेबल हो जाता है कहीं पे भी, टेक्नोलॉजी आके वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका कॉस्ट रिड्यूस कर देती है। बट इसमें फिर हम एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जो है जो भी लाइक इंडिया में स्पेसिफिकली कि इतने सारे लोगों को जो गिग इकोनॉमी के थ्रू जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं या जो उबर ड्राइव कर रहे हैं, इन सब का लाइक क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर जो है उसको इंश्योर करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हाई ना हो, राइट? तो और जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को एम्प्लॉय करते हैं तो जो पहले लोग 10 या 20 लोग काम कर रहे थे, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो मार्केटर्स हो, चाहे वो सेल्स पीपल हो, वो अब 1 या 2 लोग करेंगे विद द यूज एंड ऑप्टिमाइजेशन बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की वजह से। तो वहां पे जो है उस चीज का इवोल्यूशन कैसे होगा? देखो, ह्यूमन एज अ माइंड काइंड, राइट, हैज ऑलवेज इवॉल्व्ड बाय इटसेल्फ। हम्म।
वी आर अ सर्वाइवल क्रीचर, हम सर्वाइव कर लेते हैं, वी हैव दैट इंस्टिंक्ट कि हम सर्वाइव कर लेंगे, राइट? राइट। अब अगर आप पहले देखोगे, जो दवाइयां बनती थी वो हाथ से मैनुअली बनती थी, कंपनियों में मशीनें नहीं थी। या। जब मशीन, उससे क्या हो गया था, एरर बहुत बढ़ जाता था। लेकिन हम्म। जब मशीनें आई तो एक्यूरेसी लेवल आ गया। अब वो एक्यूरेसी लेवल के आने आने की वजह से मेडिसिन की कॉस्ट इंडिया में इतनी कम क्यों है? दिस इज द रीजन व्हाई। तो अब ओके। हेल्थ केयर इंडिया का इतना बढ़ गया है कि आज के टाइम पे इंडिया का हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर। अगर इंडिया में अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो डिग्री इज वैल्यूएबल इन ऑल दी अदर कंट्रीज। डेवलप कंट्री में भी है ना, इंडिया की जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है ना, वो वैल्यूएबल है। लेकिन बाकी सारे कंट्रीज की, कितनी सारी कंट्रीज की जो डॉक्टरेट डिग्री है ना, वो यूएस में वैल्यूएबल नहीं है। आप देख लो, वो हम्म। आपको वहां पे नहीं मिलेगी। सो ये ऑलवेज इवॉल्व, तो आपको कांस्टेंट अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को। जो पहले, अब जो उबर ड्राइवर थे, ये पहले शायद फार्मिंग करते होंगे, बट इनको अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली कि यार मैं ड्राइविंग सीख के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी ले लेता हूँ, तो मैं 4 पैसे ज्यादा कमा लूंगा। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये हर इंडस्ट्री में होता है, हर जगह होता है। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आप ये जूम पे इंटरव्यू ले रहे हो, या। पहले लोग फिजिकल करते थे। ठीक है? इसके वजह से इंटरव्यूज होते थे, कितने लोग करते थे? दो इंडिया में, 4 लोग। या। अब उसकी वजह से क्या होता था कि जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी हाई लेवल पे, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती थी। क्योंकि हम्म। एक जगह जाना, ट्रैवल करना, वहां पे सेटअप करना, रिकॉर्डिंग करना, फिर पोस्ट प्रोडक्शन करना, द कॉस्ट वॉज वेरी हाई। आप हाँ। शायद 1.5-2 लाख रुपए एक एक प्रोडक्शन पे खर्चा कर दो, एक हाँ। वीडियो पे, और या। आपको इमीडिएट आउटपुट नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल यू हैव अ वेरी बिग ऑडियंस। तो हाँ। इससे तभी खाली ट्रेडिशनल टीवी हुआ करते थे, वो टीवी पे बुलाते थे जो बड़े बड़े चैनल से, और वहां पे आपको जो मिल गया, राइट? बट या। टुडे एवरीवन हैज बिकम अ मीडिया, या। एवरी पर्सन हैज बिकम अ मीडिया। अब वो कितने बड़े हैं छोटे, में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एवरीवन हैज बिकम अ मीडिया चैनल टुडे। ट्रू। ठीक है? हाँ। द मोमेंट यू आर डूइंग इंटरव्यू, यू आर अ मीडिया, राइट? सो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो मेरे को बताओ आपकी और जॉब क्रिएशन होती और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती? नहीं बढ़ती। बिल्कुल। जो पहले एक टीवी पे शायद एक कंपनी 40-50 लाख एक इंटरव्यू का देता था, अब वही इंटरव्यू वो शायद फ्री में करता है। क्योंकि हाँ। इतनी मीडियम्स हो गई है कि उसको मीडियम्स के थ्रू मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमेशा जॉब क्रिएट करता है, जॉब को लेता नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपस्किल नहीं करोगे तो आप इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे। जो फार्मिंग भी करते थे ना, फार्मिंग में भी इतना ज्यादा एवोल्यूशन आ गया है, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स आ गए हैं फार्मिंग करने के लिए, कि अगर आप वो सब नहीं सीखोगे, अगर आप ट्रेडिशनल वे से ही करोगे, तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे। आप एज अ पर्सन नहीं ग्रो कर पाओगे, आप वो एज अ बिजनेस नहीं ग्रो कर पाओगे। ट्रू। ठीक है? तो हाँ। वो बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी कभी भी जॉब को लेता नहीं है, हम्म। टेक्नोलॉजी हमेशा और जॉब क्रिएट करता है। अब इमेजिन करो कि जो कंपनी शायद कंटेंट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा था, अब वो एक कंटेंट क्रिएटर को हायर करेगा ताकि वो एआई यूज करके कंटेंट क्रिएट कर सके। बिल्कुल। 100%। हाँ। क्योंकि पहले उनको लगता था कि यार ये बैठ के यहाँ पे चार चार आर्टिकल महीने का लिखेगा, यार क्या ही रेवेन्यू आएगा। अब दिख रहा है कि भाई ये 400 आर्टिकल लिख सकता है, ये पर्सन। या। भाई ये तो तगड़ा आउटपुट आने वाला है फिर तो। ठीक है? तो अब यहाँ पे जॉब क्रिएशन हुआ है, जॉब डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो हर जगह, हर, अगर आप कोई भी अगर गिग इकोनॉमी में देखोगे ना, तो जब उबर आया, उबर की वजह से एक नया जॉब क्रिएशन हुआ, ओला की वजह से एक नया जॉब क्रिएशन हुआ, जब राइट। जोमेटो आया, जोमेटो की वजह से जॉब क्रिएशन हुआ, स्विगी की वजह हम्म। से जॉब क्रिएशन हुआ है। अगर वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करता तो जॉब क्रिएशन नहीं होता। हाँ, ये बात तो ट्रू है। इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हमेशा वही रहेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको अपस्किल करना पड़ेगा। अब जो ड्राइविंग नहीं नहीं जानता था, उन्होंने ड्राइविंग सीखी ना, उन्होंने अपस्किल किया अपने आप को। ट्रू। उसी तरीके से आगे भी यही होगा। टेक्नोलॉजी कभी रुकने वाला नहीं है। हाँ, इस आपको बात पे हमारा पूरा आपको एग्रीमेंट है। आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा।
अब अगर आप स्कूल और कॉलेज में भी देखोगे ना, वो पुराने घिसे पीटे कोर्स अब नहीं होते हैं राइट, हाँ। आउटडेटेड हो गए हैं, अब नई नई चीजें आ गई है, क्योंकि मार्केट का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, चेंज हो गया है। अब वो 5 साल बाद वापस से चेंज होगा, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एंड इट इज हैपनिंग फॉर गुड, इट इज नॉट यस। हैपनिंग फॉर बैड। तो उस तरीके से डिमांड जनरेशन होता है, और जब जब जो जो कंट्री में डिमांड जनरेशन होता है ना, वो कंट्री हमेशा तरक्की के राह पे चलती है। हाँ, ये बात सच है। इंटरेस्टिंग। तो अभी आपने ना कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की, एंड आप एक लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर में आपने लास्ट ईयर यू गॉट एक्सेप्टेड इनटू इट, एंड हम लोग देख रहे हैं कि जो है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है अब एंटरप्रेन्योर्स खुद बहुत ज्यादा कंटेंट बना रहे हैं, जो है एसेंशियली हर एक एंटरप्रेन्योर अपने आप में ये क्रिएटर बन रहा है। सो इसका एवोल्यूशन कहाँ से आया और अब ये क्यों जरूरी हो गया है? इन दैट पर्सपेक्टिव मुझे आपका एक बार जानना चाहूंगा मैं इस चीज में, कि हर एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटर है, दे आर मेकिंग कंटेंट और मे बी दे आर राइटिंग, एंड वी हैव न्यूमरस एग्जांपल ऑफ दैट। सो ऐसा लाइक क्यों हो रहा है अब ऐसा? अगेन कैसा हो गया अभी कि अगेन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पीपल हैव बिकम अ लॉट मोर अप्रोचेबल, एंड मैंने जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरी कंपनी विल हम्म, बिकम मीडिया कंपनी, हाँ। एवरी सिंगल कंपनी विल बिकम इट्स ओन पीआर कंपनी, ठीक है, एंड दे विल यूज सोशल मीडिया एज अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट। हम्म, तो व्हेन अ फाउंडर इज नोन, वो कंपनी ज्यादा ग्रो करती है एज कंपेयर टू द फाउंडर्स दैट आर अननोन इन दैट इंडस्ट्री। राइट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जोहो देखोगे, जोहो की एक्चुअल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कब स्टार्ट हुई? 2-3 साल पहले, हम्म, राइट, जब श्रीधर सर अपने आप को ट्विटर पे आके बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लग गए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने लग गए, राइट, हाँ, when they started sharing their financials, they indirectly started building in public, indirectly, हाँ, इनडायरेक्टली, हाँ। क्योंकि अगर आप द मोमेंट आप रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हो ना अपना, हम्म, आप प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो, आपको रेवेन्यू पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। पोस्ट कर रहे हो ना, या पॉडकास्ट में आके बोल रहे हो, या कुछ भी कहीं पे भी इंटरव्यू में शेयर कर रहे हो, इसका मतलब यू आर बिल्डिंग इन पब्लिक। अब भले एसेंशियली। प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि नहीं तो आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने बिल्कुल। जब हमारा रेवेन्यू शेयर किया, राइट, आई एम बिल्डिंग इन पब्लिक। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आके बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अगर मेरे ट्विटर पर डाल रहा हूँ सो दैट मेक्स नो सेंस, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, लोग आप पे तभी ट्रस्ट करेंगे जब आप वो देखेंगे कि फाउंडर्स एक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके प्रोडक्ट पे और आपके ब्रांड पे भरोसा बन जाता है। तब जब आप देखते हो कि ये फाउंडर इतना मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का रखेगा, ये कस्टमर के लिए बहुत ग्रो ड्राइव करेगा, उनको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। जो भी बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है या कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो या तो उनको वो एक आहा मोमेंट देगा, ठीक है, या तो फिर वो सर्विस से या प्रोडक्ट से ग्रोथ आएगी। तो जब वो फाउंडर नोन रहता है ना, तो आपको एक ट्रस्ट बढ़ जाता है आपका उन पे, एंड हम्म, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी हाँ, ब्रांड और एनी कंपनी, बिकॉज दैट ट्रस्ट इज लाइक अ ग्लास। उसमें एक बार क्रैक आ गया ना, वो रिपेयर नहीं होगा कभी, आपको नई ग्लास हाँ। बनानी पड़ेगी और नया ग्लास बनाने के लिए ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग, इट डजंट टेक लाइक अ शॉर्ट टाइम। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, एंड जब वही फाउंडर जब एग्रेसिव और एक्टिव रहते हैं ना, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप छुपते नहीं हो ना, आपने हम्म, किसी और को आगे नहीं कर दिया कि भाई अब तुम करो सब कुछ, हम पीछे से खाली ये करेंगे, राइट। या। सो that is why you see more and more founders coming out, more and more founders doing interviews today, more and more founders openly sharing how they do things। कुछ भी छुपाएंगे नहीं वो, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है इनडायरेक्टली। तो आप हम्म, जब लोगों के साथ शेयर करते हो ना, उनको इतना वैल्यू देते हो, तो जो जो ट्रस्ट लेवल है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोग अगर आपसे बाय नहीं करेंगे ना, तो वो 4 जन को बोलेंगे जाके आप पिच ग्राउंड से बाय करो, हम्म, जाके आप फर्स्ट सेल्स का प्रोडक्ट बाय करो, भले वो हमारे कस्टमर ना हो। अब अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, मेलचिम्प इज वन ऑफ द हाईएस्ट recommended सॉफ्टवेयर इन ईमेल मार्केटिंग इंडस्ट्री।
बट वो जो ओके। रेकमेंड करते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग उसको यूज भी नहीं करते और उन्होंने कभी जिंदगी में साइन अप भी नहीं किया है। वाह। बट उन्होंने, ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है, सब रेकमेंड कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी बनाई है, इतनी एक्टिव कंपनी है, शेयर करो। इंटरेस्टिंग। तो मतलब एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना आज की डेट में जो है ना फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट तो बन ही जाता है। सो एसेंशियली ये यही उसी के पीछे का रीजन है कि जो है ना नाउ जो है जितने भी फाउंडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करने पे, ताकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्ट्रांग हो जाए। राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे 67 ऑफ द SaaS कंपनीज जो 3 साल में खत्म हो जाती है, वो खत्म होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्टिंग। नहीं है ना आपका, आपने वो मार्केटिंग और कम्युनिकेट ही नहीं किया है। तो अ, जो नवल रविकांत जो बोलता है ना कि गुड प्रोडक्ट सेल्स बाय इटसेल्फ, आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, अ ओके। गुड प्रोडक्ट डजंट सेल बाय इटसेल्फ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू हिट प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, जिसको हम हाँ। पॉपुलरली PLG बोलते हैं ना। हाँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब वो आप अचीव कर लेते हो ना, उसके बाद जाके योर प्रोडक्ट सेल्स बाय इटसेल्फ। हम्म। नोशन जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लोगों ने उसके बारे में बोलना स्टार्ट किया था 2018-19 में, बट वो कंपनी तो आई 2012 में, कोई बात हम्म। नहीं करता था, कोई यूज नहीं करता था। राइट। या। उन्होंने मार्केट को समझा, प्रोडक्ट को और इवॉल्व किया, इतना मार्केट किया, तब जाके जब उनके पास 15, 20, 40 हजार यूजर आ गए, तब जाके लोगों ने उनके बारे में बात करना स्टार्ट किया। कैनवा स्टार्टिंग में हम्म। कोई यूज नहीं करता था। राइट, लास्ट हाँ। 3 साल में कैनवा का मेजर ग्रोथ आया है, हाँ। अब जाके लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आई डोंट बिलीव कि भाई प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, वो तब बिकता है जब आप बड़े बन जाते हो। जीरो हम्म। था के बारे में अगर मैं बोलूं, 3 साल इस इज व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट उसके बारे में। उसके पहले उनका रिव्यू ज्यादा था ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता था उनके बारे में। उनकी जो हाँ। ग्रोथ आई है वो लास्ट 3 साल में ही आई है। हाँ। दैट इज बिकॉज दे बिल्ड, इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट। एक अच्छा हम्म। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको है ना 5 से 7 साल लग जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ फैबुलस प्रोडक्ट, जो आपको यूज करने में ना मजा आता है, यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक एक चीजों को है ना ह्यूमन वे से समझना पड़ता है। यहाँ पे देखो AI काम नहीं आता है, ठीक है, आपको बिहेवियरल पैटर्न देखना पड़ता है, यूजर से बात करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है, वो फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके वापस से फीडबैक लेना पड़ता है। तो 7 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो हम्म। जब आपको वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो आपको, अगर आप कोई कंपनी को 15 साल नहीं बनाना चाहते हो ना, तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे आप। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। जरूरी है कि आप ये सब सारी की सारी चीज जो है ना, जब भी बिल्ड करोगे तो इस तरीके से बिल्ड करो कि 2-3 साल का एम्बिशन मत रखो। अगर 2-3 साल का एम्बिशन है तो जॉब करो, ज्यादा पैसा कमाओगे। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो लेकिन इस चीज में हम मतलब सिर्फ लेकिन प्रोडक्ट की भी हम बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि जो है कि उस प्रोडक्ट की कभी नीड ही नहीं आई होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोशन की बात करें, रिमोट वर्क के लिए जो है ट्रू सॉफ्टवेयर था नोशन। और जितना मुझे याद है, इट वाज लाइक जिस कंपनी में मैंने लास्ट काम कर रहा था वहां पे उन्होंने नोशन इंप्लीमेंट करा था 2020 में, जब उनका लाइक व्हेन इट बिकेम सो नोन कि जो है ना ऑलमोस्ट 50 लोगों की टीम ने $1 बिलियन कंपनी बना दी। तो उन्होंने एकदम से उसकी ग्रोथ हुई कि इवेंट्स ऐसे आए। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में 3-4 ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो है वो चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आधार फॉर्म बन जाना, देन 2020 का जो है कोविड के बाद जो है स्टॉक बूम इतना ऊपर गया कि लोगों ने बोला कि अभी हम मार्केट में एंटर करते हैं। सो देर इज सम इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट एज वेल, कि वो बोलती है कि आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, बट क्या मार्केट कंडीशंस ऐसी थी कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ? वुड यू अग्री टू दैट? वो 100% आई एग्री कि इसके लिए देखो, आप कुछ भी बनाते हो ना, तो आपको अभी अब रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप बिना हम्म। डेटा के आप नहीं कर सकते हो। राइट, यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग विदाउट राइट डेटा एक्सेस, एंड विदाउट हैविंग दैट राइट डेटा एंड हैव कन्विक्शन। तो हम्म। दिस इज द रीजन वाई अपने आइडिया को बहुत स्ट्रांगली वैलिडेट करो बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट टुडे। ओके। ओके। इंटरेस्टिंग। एंड जो है लाइक
अगर हम इंडिया में भी बात करें, सो लाइक एज बूट स्ट्रैपिंग जो है, जैसे आपने $20 मिलियन की कंपनी बनाई है pitchground.com को, लाइक बूट स्ट्रैपिंग जो है, एक तो फॉर ऑडियंस आप थोड़ा सा उन्हें समझाएं, एंड सेकेंडली इसकी ना बूट स्ट्रैपिंग का तरीका जो है इंडिया में इतना ज्यादा क्यों वाइडली नोन नहीं है, लाइक पीपल आर स्टिल गोइंग आफ्टर फंडिंग, लाइक व्हाई डिड नॉट, आपने क्यों नहीं सोचा कि जो है ना मैं फंडिंग लेके ग्रो करता हूँ, जब आपका थर्ड वेंचर फेल हुआ, मे बी यू कुड हैव गाइडेड गॉटन सम गाइडेंस की जो है ना, आपको लगा कि मैं फेल हो गया, मेरे पास लर्निंग्स है, बट शायद से मैं किसी और से मेंटर करूं और मैं थोड़ी सी फंडिंग लेके करूं स्टार्ट ऑन दिस थिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग इंडिया में बहुत कॉमन है, इट्स नॉट अननोन। अगर आप हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर है इंडिया का एमएसएमई देखोगे, ठीक है, 80% ऑफ इंडिया ऑपरेट्स ऑन एमएसएमई। हमारा जो रेवेन्यू है ना वो एमएसएमई से आता है, वो हमारा खाली इन्फोसिस और रिलायंस और टीसीएस से नहीं आता है। तो 80% जो रेवेन्यू वो एमएसएमई से आता है। मोस्ट ऑफ द एमएसएमई आर बूटस्ट्रैप। वो अपना घर गिरवी रख के लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। या तो वो फंडिंग नहीं उठाते हैं, वो फंडिंग वो तब उठाते हैं जब उनको 2000 5000 करोड़ की कंपनी बननी होती है ना, तब उठाते हैं। बाकी की सारी कंपनीज आर 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़, तो 10 साल का महीने का धंधा करते हैं, उसमें से उनको 2 3 करोड़ बच जाते हैं, राइट। तो उस तरीके के बहुत सारे एमएसएमईज है एंड देर ऑल बूटस्ट्रैपिंग। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बूटस्ट्रैपिंग कॉमन नहीं है। ये अभी रिसेंटली लास्ट 2 3 साल में जब हमारा बुल मार्केट आया था, तो हमारी मीडिया ने जो फंडेड कंपनीज है ना उनको बहुत हाइप कर दिया था टू राइट। अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स टू बी इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। ठीक है, ये सब सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती है, राइट। तो हमें ओके। बाहर के भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, राइट। आप वो या कब अट्रैक्ट कर पाओगे, जब आप हाइप क्रिएट करोगे। जब आप हाइप क्रिएट करोगे तभी ही लोगों का अटेंशन मिलता है, नहीं तो हाँ। लोग अटेंशन आपको नहीं देंगे। तो इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि वो हाइप क्रिएट करने की वजह से लोगों को एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला, इतने सारे एंजल नेटवर्क्स आए और अपॉर्चुनिटीज आई, राइट। नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता था। बट ग्राउंड रियलिटी में आप देखोगे ना, तो 1000 कंपनी में से एक को फंडिंग मिलती है। हाँ। ट्रू। दैट्स इट। बिल्कुल। 999 999 कंपनी को है ना फंडिंग नहीं मिलती है। एंड वो भी मैं खाली सीड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। कुछ एक स्टार्ट आया था कि 400 500 कंपनियां जो होती है ना सीड उतारती है, उसमें से वो 500 कंपनी में से एक सीरीज उठाती है खाली। हाँ। लेकिन मीडिया कैसा है ना, वो बाकी कंपनी के बारे में बात ही नहीं करता है। जो बड़ी बड़ी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो खाली एक फंडेड कंपनी के बारे में बात करेगा जो या एक आउटलायर है। दूसरे कंपनी के बारे में बात करेगा, लेकिन वो जो कंपनी फेल हुई है ना उसके बारे में बात नहीं करेगा। अनलेस एंड अनटिल उन्होंने सीरीज बी सीरीज सी उठा लिया, उसके बाद अगर वो फेल हो गए, तब जाके वो उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो वापस से मसाला मिल गया उनको। तो अगेन इंडिया लुक्स फॉर मसाला, राइट, जो उनको क्लिकबेट मिल के, बिकॉज देयर वे ऑफ मेकिंग मनी इज एडवर्टाइजमेंट। हाँ। उनको चाहिए मसाला, तो उनको स्टार्टअप से मसाला यही मिलता है, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल रीड। सो अगेन मीडिया ने अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, राइट। अच्छा ये किया है कि इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि फंडिंग होती है नहीं होती है, एंजल इन्वेस्टमेंट होता है नहीं होता है, राइट। बुरी ये है कि इतना ज्यादा भी हाइप हो गया है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है। एंड लोग आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए नहीं बना रहे हैं, राइट। बिल्कुल। उनको एक ही चीज लगता है कि थोड़ा सा आइडिया डेवलप करो और पैसे उठा लो, उसको और डेवलप करो, उसमें और फंडिंग उठाओ। बिजनेस मॉडल कहीं पे भी नहीं है, राइट। प्रोडक्ट बिल्कुल। आजकल कोई भी बना लेगा, लेकिन बिजनेस मॉडल अगर आपका स्ट्रांग नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। यहीं पे बिजनेसेस को बनने में टाइम लगता है। तो और ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे रेज करने की कोशिश नहीं की, मैंने ओपनली पब्लिक में भी बोला है। 3 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 31 या 32 वीसीज को मैं रीच आउट किया था, मेरे को सबने ना बोल दिया, एवरीवन सेड नो टू मी। किसी को मेरे आइडिया पे बिलीव ही नहीं था, जिस पर मैंने 1 मिलियन का ट्रैक्शन लेके जा रहा था, मैं उनके पास मैं आइडिया में भी नहीं जा रहा था, बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। मैंने ऑलमोस्ट 8 करोड़ का धंधा कर लिया था, उसके बाद मैं गया था उनके पास कि देखो यार 8 करोड़ का धंधा लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। दे स्टिल नॉट डिड नॉट बिलीव कि SaaS डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ हो सकता है, राइट। अच्छा। और मैंने ये भी बोला उनको कि भाई मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल लिया, डू यू नो द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड? नहीं। नहीं। सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक इज a सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर? दैट्स हाउ दे स्टार्टेड। अच्छा। um, थोड़ा सा इस पे मतलब इलाबरेट, मतलब लाइक कैसे? That's how they started. You should read their story. उन्होंने कैसे ओके। स्टार्ट किया ना। They were one of the largest software distributor in the world. और उसके बाद उन्होंने जब नेक्स्ट फेज लेके गए,
they started with this all this crazy funding पूरा का पूरा to take the company to a whole new level. They were the biggest and largest software distributor in the world. तो वाओ। that was the opportunity. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। आप HUL और ITC के प्रोडक्ट्स आपके घर पे मिल जाएंगे, एक ना एक प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज एक किराने छोटा सा एक स्टॉल भी होगा ना कहीं पे गांव में, वहां पे आपको है ना एक HUL का एक शैम्पू, नहीं तो उनकी बिस्किट या कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ ITC का बिल्कुल। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सिगरेट्स मिल जाएंगे वहां पे, कुछ ना हम्म। कुछ तो मिलेगा। बट ये D2C ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे वहां पे? नहीं। नहीं नहीं। वो प्रॉब्लम है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड उसमें बिल्ड करने में ना 20-20 साल, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो सारी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है पूरी की पूरी, राइट? एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसको नर्चर करना, मैच्योर करना बहुत टाइम लगता है। इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली ये भी भरोसे का गेम है, हाँ। राइट? तो हम्म। ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इंटरेस्टिंग। हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पे बात की थी कि ना आपने ऑर्कुट पे एज अ कम्युनिटी आपने फाउंड की थी और उस टाइम पे फोरम्स होते थे। नाउ लाइक कम्युनिटीज इंटरनेट पे हमेशा से रही हैं, बट नाउ पीपल ऑन ट्विटर और सब कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी फोरम्स पे कह रहे हैं कि ना कम्युनिटीज आर कमिंग बैक। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अब कम्युनिटीज पे क्यों इतना ज्यादा वापस जा रहे हैं? क्योंकि मेरे को एक इंसाइट मिली थी कि जो है ना सोशल मीडिया पे अब कस्टमर्स ढूंढना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फिर से बहुत ज्यादा हाई हो गई है, इसलिए लोग अब कम्युनिटीज पे जा रहे हैं। बट वट इज योर थॉट बिहाइंड इट? बिकॉज आप भी एक तरह से आपने एक अपनी पूरी कम्युनिटी बिल्ड करके है, यू नो यू हैव अ वेरी ह्यूज ऑडियंस ऑन ट्विटर, यू हैव एन ऑडियंस ऑन लिंक्डइन। सो व्हाई इज इट कि ना अब लोग कम्युनिटीज फिर से वापस पे फोकस कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा देखो यार, communities has always existed since human existed, है? right? वो टाइम से कम्युनिटी है, तो ऐसा नहीं कि कम्युनिटी नेवर एग्जिस्टेड या अभी रिसेंटली ऐसा कुछ दे आर कमिंग बैक। इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। अगर आप देखोगे, आपका कोई छोटा सा आप अब जैसे आप जहाँ पे भी रहते हो, तो एक सोसाइटी का मीटअप्स होता होगा फ्रीक्वेंटली, हम्म। राइट? सोसाइटी मेंबर, it's a हम्म। community, you are living in a community with a number of people over there. हम्म। Communities हमेशा से exist की हैं, तो it is not that community exist नहीं करती थी। The thing is कि community को आपको अगर nurture करना है ना, तो आपको वो selflessly करना पड़ेगा। अगर आपको बेचने की intention से community बना रहे हो, तो आप हम्म। grow नहीं कर पाओगे, because people are smart today। आपको हम्म। वैल्यू बहुत हाई रखना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, करेज, एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपने वो हम्म। नहीं किया तो कम्युनिटी मर जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ। पीपल विल गेट स्कैटर्ड। अगर आप इंडिया का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी देखोगे, जैसे टाई टाई ऑर्गेनाइजेशन, राइट? हम्म। सम ऑफ द बेस्ट पीपल आर अंडर टाई, जो कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। अगर आप हेड स्टार्ट देखोगे या ईचाई देखोगे, हम्म। तो आप देखोगे कि ये हर हफ्ते काम कर रहे हैं। ये हर राइट। हफ्ते लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कंसिस्टेंटली। क्या वो आपसे पैसे मांग रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं मांग रहे, राइट? क्या वो हम्म। आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, नहीं। कोई भी आपको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो खाली इतना बोलते हैं कि देखो, अगर आप आ रहे हो, हम खाने पीने की चीजें रख रहे हैं, तो आप हम उतना दे दो कि हम कॉस्ट कट कर ले, बस। ठीक है? राइट। दैट इज हाँ। नॉट मेकिंग मनी, हम्म। right? This is where it takes many years to build that community, and उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर रेड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, देन आपका पर्पस ही गलत है कम्युनिटी बनाने का। कम्युनिटी राइट। के आप एक लाइक माइंडेड लोगों को एक इकट्ठा करके एक वैल्यू वैल्यू क्रिएशन सिस्टम जनरेट करते हो आपकी कम्युनिटी के लिए। लेकिन बिल्कुल। अगर आप खाली बेचने की कोशिश करोगे ना, people will leave the community, people will not be a part of that community anymore, क्योंकि हमने वैल्यू हम्म। क्रिएट किया किसी के लिए। राइट। राइट। that is बिल्कुल। how things are. So before you build a community, you have to think twice कि आप क्यों बना रहे हो, आपका पर्पस क्या है, what's your why behind building the community. Instead of doing that, आप existing communities पहले ज्वाइन करो, देखो हम्म। देखो, वहां पे अपनी नेटवर्क्स बनाओ, और देखो कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, एंड व्हाई यू शुड इवन कंसिडर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी बनाई है तो आपको कम्युनिटी बनाना ही है। राइट। इट इज नॉट नेसेसरी। आपका पर्पस होना चाहिए, एंड ये देखो कि आप अगर कम्युनिटी बना रहे हो, तो अगर दूसरे से ओवरलैप कर रहा है,
तो क्या मतलब है? अब जैसे हम्म फॉर एग्जांपल आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। अब मैं ईचा और हेडस्टार्ट के साथ बहुत कोलैबोरेट करता हूँ मैं, राइट? आई ओके नो द फाउंडर्स ऑफ बोथ बोथ ऑफ दीज बिगेस्ट कम्युनिटीज। हम्म अब मैं खुद का कम्युनिटी बना के उनके साथ compete कर रहा हूँ? नहीं। नहीं आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। वो इतना हम्म अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ दूसरा बना के कुछ और बेटर कर सकता। वो ऑलरेडी इतना बेटर काम कर रहे हैं, हम्म और वो भी एकदम सेल्फलेसली, बिना मतलब कोई सेल्फिश पर्पस रीजन की वजह से काम कर रहे हैं वो। हाँ तो ओके यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अब मैंने जो कम्युनिटी बनाई, वो बनाई है फॉर बिजनेसेस दैट आर अनअवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। उनको सॉफ्टवेयर यूज करना है लेकिन उनको समझ नहीं आता। आई हैव बिल्ट अ कम्युनिटी अराउंड दोज बिजनेसेस, उस छोटे बिजनेस ओनर्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। लेकिन कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करती है, जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करती है। तो मेरी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, वो इस बारे में डिस्कस करती कि नए सॉफ्टवेयर आए, इसको इंप्लीमेंट करके और कैसे हम ग्रोथ कर सके, हम कैसी राइट नई चीजों के साथ स्ट्रैटेजी के साथ कर सके। हमारी कम्युनिटी वो डिस्कस करती है। ठीक है, चाहे वो कोई ही सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मेलचिम क्यों ना हो, चाहे वो स्लैक क्यों ना हो, हम कैसे हमारा वर्क फ्लो, हमारा बिजनेस इंप्रूव कर सके यूजिंग सॉफ्टवेयर। दैट्स द कम्युनिटी। बट मैं उनको एक्टिवली, उनको ये नहीं बोलता जाके ये बाय करो, ये प्रोडक्ट आया है पिछ राउंड पे, इफ यू फील इट्स रेलिवेंट फॉर यू, यू कैन कंसिडर बाइंग इट। मैंने कभी हार्ड पुश नहीं किया है कभी भी सेल के लिए। आई हैव ऑलवेज हाँ डन पुश। सॉफ्ट पुश इज जस्ट लेटिंग देम नो कि देखो, अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस दैट एग्जिस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। दैट्स द दैट्स द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी कि उसमें आपको कभी भी कुछ हार्ड पुश करना ही नहीं पड़ता। इफ यू हैव एक्चुअली एडेड वैल्यू, आपने उतना डिलीवर करा है, तो इट इज नेवर अबाउट कि ना आप उन्हें पुश कर रहे हो, इट्स ऑलवेज अबाउट अ पुल। बट देन अगेन, मैंने कम्युनिटी बेचने के लिए नहीं बनाई है। मैंने कम्युनिटी इसके लिए बनाई है कि मुझे इतने सारे फीडबैक्स, आइडियाज मिलते हैं ना, कि लोगों की प्रॉब्लम मुझे समझ आती है। तो राइट वो बहुत जरूरी है कि आप अपना पर्पस देखो, अपने वो कम्युनिटी किस पर्पस के लिए बनाई है। अगर वो हम्म पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, तो लोग छोड़ देंगे, पीपल विल लीव। एंड अगर आप वो बेचने की इंटेंशन से भी बना रहे हो ना, तो आप वो कम्युनिटी सस्टेन नहीं कर पाओगे। इट टेक्स years and years of effort for your community to get known. हम्म And community is what, like it's just a bunch of people, it's not a software। आप कहीं पे भी बना दो यार। आई एग्री It doesn't matter। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आर वेरी irrelevant for this। it just comes down to आपका पर्पस क्या है। जब हम्म पर्पस होता है ना, तो लोग एक साथ आके है ना, फोन को पहले फोन कॉल पे भी 10 लोग आके एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे। हम्म राइट। अगेन इट जस्ट कम्स डाउन टू आपका पर्पस क्या है, तो वो पर्पस क्लियर रखो बस। Right, right. So, Abhi, we have spoken about Pitch Ground. So, or in 2021, you released first sales.io, right? So, उस पे थोड़ा सा हम जो है ना एक बार डिस्कस करते हैं, like what is it about, how are you growing it, and what problem is it solving? आपका किस सेक्टर में है, things like that, right? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरा जो पिछला स्टार्टअप फेल हुआ था, फनल बेक। Right. फर्स्ट सेल्स इज अ कंप्लीट रीबिल्ट ऑफ फनल बेक। जो मैं विजन मैंने फनल बेक में देखा था, Hmm. वो मेरा जो भी एग्जिस्टिंग को फाउंडर और सीटीओ है, Right. जिसने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, Okay. मैंने जब उसको मेरी स्टोरी बताई, तो उसने बोला उदित हम वापस बनाएंगे, सही टाइम आने दे। Hmm. जब सही टाइम होगा ना, तब हम बनाएंगे। तो हमने पिछले साल वही फनल बेक को हमने रीबिल्ड किया स्क्रैच से, लाइक पूरा एक एक कोड हमने स्क्रैच से लिखा, एंड वी लॉन्च फर्स्ट सेल्स। Oh, that's beautiful. या सो तो, फर्स्ट सेल्स इज बेसिकली, मैंने जैसे बताया, इट्स एन ईमेल आउटरीचिंग टूल। hmm. जो मेरा हमेशा तो विजन था एक, वो ऑटोमेट करने का सेल्स, राइट? Right. वो मेरा विजन ऑलवेज इंटैक्ट था। तो यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन पूछा ना कि कभी कभी हम मार्केट में जल्दी आ जाते हैं, दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। मार्केट में थोड़ा सा जल्दी आ गया वहां पे। ठीक Right. है। बट Right. अगर मैं उसको और 3 साल सस्टेन कर लेता ना, तो मैं शायद Hmm. और पैसे कमा देता। तो मैं सही Okay. टाइम का मैंने वेट किया, और Hmm. वापस से बना के उसको लॉन्च कर दिया, और अब हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो समटाइम्स यू नीड टू नो एज अ फाउंडर व्हेन टू क्विट। ऐसा नहीं Hmm. है। तो काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि फाउंड बीइंग अ फाउंडर इज ऑल अबाउट परसिवरेंस। ठीक है, बट अ फाउंडर शुड आल्सो नो व्हेन टू क्विट। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कब एग्जिट लेना है ना, वो कोई नहीं सिखाता है।
आपको सब जगह ये तो बोलते स्टार्टअप स्टार्ट करो, लेकिन कोई हाँ, आपको ये बोलते कब एग्जिट लेना है। yeah, that is so true. I completely जैसे ही agree सेम with आपका स्टॉक मार्केट में भी है, सब स्टॉक मार्केट में बोलते हैं भाई कब घुसना है, राइट? that. बट कब निकलना है ये कोई नहीं बोलता है। नो हाँ, टीचर्स यू दैट, interesting. बिकॉज वो आंसर किसी के पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन नोज दैट आंसर। वो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, या तो वो Hmm. एग्जिट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या तो इतना बुरा है कि वो सामने वाले ने एक्वायर करके उसको और 100x ग्रो कर दिया है कि अब नाउ यू आर रिग्रेटिंग सेलिंग दैट, राइट? अब इफ यू लुक एट एंड्रॉइड का सेल, आई एम प्रीटी श्योर कि एंडी रूबिन मस्ट बी रिग्रेटिंग सेलिंग एंड्रॉइड फॉर सच अ चीप कॉस्ट टू गूगल, राइट? आज के टाइम पे एंड्रॉइड डोमिनेट्स आफ्टर एप्पल। बिल्कुल. वही चीज है कि यू जस्ट नीड टू नो आपको कब एग्जिट करना है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ इंट्यूशन, राइट? क्योंकि ये चीज कोई आपको कभी सिखा नहीं सकता है। सो बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप जो है ना रियलाइज करते हो कि ना इस पॉइंट पे अब एग्जिट लेना है, इस पॉइंट पे नहीं लेना, एंड समटाइम्स जो है मार्केट बताती है शायद से वो मार्केट सही ना हो, शायद कभी वो मार्केट सही हो, राइट? यप। Okay. So now coming to you as an angel investor, like what is your thesis? Like आप क्या सोच के, like as an angel investor you entered in the market, what is your philosophy and how do you mentor the startups जिसमें आप angel invest करते हो? Like do you look for returns? Yeah, do you look for I actually these I never companies? I never look for any returns, right? So whenever I write a check, I never look for any returns. Because मेरा जो thesis है ना वो थोड़ा सा अलग है. So Okay. whenever I do angel investing, I do it for network purposes, not Okay. for making money. यार I'm a founder myself, मैं वो जो पैसे डाल के मेरे को जो 3x 5x मिलेगा, यार वो तो मुझे महीने के एंड में मैं फेसबुक ऐड या गूगल ऐड में डालूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, राइट? मैं लीड जनरेट करूंगा और उनको सॉफ्टवेयर बेचूंगा तो मुझे मिल जाएगा। मैं बिल्कुल. उसके लिए 7 साल वेट नहीं करूंगा ना। तो हाँ. फॉर मी, आई यूज, मेरे थीसिस में बहुत क्लियर है कि आई ओनली इन्वेस्ट जहाँ पे हमें पोटेंशियल फ्यूचर दिखता है, कि हम उसको कहीं ना कहीं से पिच ग्राउंड से कनेक्ट कर पाए। Okay. अगर हमें वो हमारे थीसिस में नहीं बैठता है तो हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। So can you can you give any example जिसमें जो है ना I you I saw? cannot I can give I cannot reveal like any of the names because सारे के सारे जो भी होते हैं ना, usually when you do such angel investing, सब NDAs आपके इसमें साइन रहता है, राइट? व्हेन Okay. यू साइन ऑल ऑफ दीस पेपरवर्क कि आप वैल्यूएशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, काफी सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल कंपनी ओपनली उसके बारे में अगर डिस्क्लोज कर रही है ना, so you cannot disclose that. So I'm restricted to sharing some of the information because of such reasons, क्योंकि कोई कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी नहीं चाहती है पब्लिक को, बिकॉज अगेन Okay. इट्स नॉट माय कंपनी, राइट? क्योंकि बिल्कुल. मेरे कंपनी के बारे में मैं जितना हो सकता है आई ओपनली मेंशन दैट। Okay. ठीक है. सो वहां से स्विच करके लाइक फ्रॉम अ मेंटरशिप पर्सपेक्टिव, लाइक व्हाट वैल्यू एड ऑन डू यू लाइक बिलीव इन, कि जो है ना आप जब वो आपको एज एन एंजल इन्वेस्टर लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट यू कैन ऐड, आप उन्हें कहाँ पे हेल्प करते हो, एनी गाइडेंस जो है उनको ग्रो करने में, थिंग्स लाइक दैट? यूजुअली मोस्ट ऑफ these startups approach me because सब ग्रोथ से स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दैट्स माय स्ट्रेंथ कि हम्म. आई कैन टेक एनी स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 100 टुडे। मैंने इतनी बार किया है पिच ग्राउंड पे अपने लाइफ में कि आई कैन टेक एनी स्टार्टअप टू एनी लेवल, राइट? क्योंकि आई हैव डेवलप द स्किल ऑफ डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस कैसे करना है ना, एक डॉक्टर भी अच्छी मेडिसिन नहीं लिख पाएगा अगर वो डायग्नोस नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल. सिमिलरली एक ग्रोथ मार्केटर भी आपको ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर वो सही से डायग्नोज नहीं कर पा रहा है कि ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। तो दैट हैज बिकम माय कोर स्ट्रेंथ। तो काफी सारे उसके लिए आते हैं, माय नेटवर्क हैज बीन मैसिव टुडे। सो काफी सारे स्टार्टअप्स उसके लिए आते हैं। आई एम डीपली कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ वीसीज, अ लॉट ऑफ एंजल नेटवर्क्स टुडे, अ लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स टुडे। मैं काफी लोगों को जानता हूँ, सो दे रीच आउट टू मी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस एज वेल। एंड SaaS में उनको पता है कि PitchGround ऑलरेडी हैज लाइक half a million businesses as a user from around the world। उसके लिए भी हम्म. आते हैं वो। सो दे नो कि उनकी जो 3-4 साल की जर्नी है वो 6 महीने में तय हो जाएगी इफ दे ऑनबोर्ड मी ड्यूरिंग दैट इनिशियल स्टेज। और उनकी जो पोटेंशियल फेलियर रेट है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। अगर वो उनका चांस 92% फेलियर का है तो वो शायद 29% हो जाएगा। दैट्स अ वाह. ह्यूज अपलिफ्टमेंट, राइट? एब्सोल्युटली, आई So एग्री. that's the reason why a lot of those companies approach me. Interesting. Okay. And
So and this actually is my last question, like हमने काफी सारी चीजों में डिस्कस करा, is that um what do you think, like in आपका प्रोडक्ट भी अभी सेल्स एंड ईमेल के थ्रू सेल्स के ऊपर है, what is the trend that we are going to see from 2023 onwards कि जो है ना सेल्स में अब what kind of techniques to sell, या क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में नई इंप्लीमेंट की जा रही है जिसके थ्रू सेल्स इज बिकमिंग इजियर, जो पहले इंप्लीमेंट करी जा रही थी बट अब नहीं, वो उतनी इफेक्टिव है? काफी सारी चीजें हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट विद इन फोर्सेस इटसेल्फ, हम एक लॉटेस सॉफ्टवेयर है जो आपको ग्रैन्युलर लेवल एबी स्प्लिट टेस्टिंग करने देते हैं। ठीक है, ओके। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये करने देती है। देन उसके बाद अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जब आप फोन पे कॉल पे बात करते हो तो वो रिकॉर्डिंग पूरा एआई एनालाइज करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉक्स आहा मोमेंट है। तो वो हम्म। बेसिस पे यू कैन जस्ट क्रिएट अ रील्स और शॉर्ट्स आउट ऑफ इट, वो पॉइंट पे। लेकिन अगर आप समझो कि अब हम हमारी 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन में आप 6 घंटे बैठ के खाली एनालाइज करोगे, वही हम्म। चीज अगर एआई कर दे आपके लिए, तो हाँ। सोचो कि आपका टाइम कितना बच रहा है यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में। एब्सोल्युटली। हाँ। राइट, तो सेम चीज ये होता है, आप जब सेल्स कॉल करते हो ना, तो आपको वापस से रीएनालाइज करना पड़ता है कि प्रोस्पेक्ट्स को कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, कौन से फीचर पे उसने बोला मेरे को इसके बारे में ज्यादा बताओ। राइट, हम्म। तो हम्म। आपके कॉल पे होते तो आपको तुरंत क्लिक नहीं होता है, बट जब हम्म। एआई ट्रैक करके आपको बताता है कि ये सब सारी चीजें हो रही है, तो आपको समझ आता है, उससे आपका पिच इंप्रूव होता है। और जब लग रहा है कि हमने 10 में से 8 लोगों से जब बात किया तो उनको सबको यही पता चला, हमारा कॉल ही हम वहीं से शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा कुछ दिखाना ही नहीं है, जब सबको यही खरीदना है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन खरीदना है, तो वही बताते हैं ना हम लोगों को। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ओवरऑल आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं सेल्स के लिए, जो आपको अच्छा पिच करने में हेल्प करते हैं, पिच ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं। सो सेल्स एज एन इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी। Interesting. Interesting. So, yeah, that was it. I think we have spoken for almost 2 hours, right? And I had a wonderful time. Like आपसे ना बात करके बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली. I got to learn about new things. And जो अभी हमारी लेटेस्ट कॉन्वर्सेशन हुई, इससे तो मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी मिला कि ना मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना पहले लाइक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था व्हेन जब भी सेल्स होती थी, बट दैट इज गोइंग टू बिकम इररिलेवेंट इन द कमिंग 2-3 months जो है. So it was wonderful. Again, I will say कि ना thank you, आपने जो है ना टाइम निकाला to have this podcast with me, and it was a Thank pleasure speaking with you. you so much for having me. Yeah, yeah, absolutely. So I'll just stop the recording in this.